हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस जो है वो आपको मिल सके। देखिए हम यहाँ पर जो है वो आपके आरएस मेंस में जो इंडियन इकोनॉमी का नया सिलेबस आया है उस इंडियन इकोनॉमी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ क्लासेस ले रहे हैं। हालांकि मैं पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा जिसमें से एक एक टॉपिक जो पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक है या कहेंगे कि जिनके बारे में स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा लिखा हुआ है उनको पहले डिस्कस करेंगे। और उसी की सीरीज में आज हमारी जो क्लास होगी वो न्यू फाइनेंस कमीशन यानी कि 15वां जो वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग का गठन किस तरीके से किया गया है, उनके मेंबर कौन कौन थे, उसके साथ साथ में उनकी सिफारिशें जो क्या थी उस पर जो सवाल बन सकता है आरएस मेंस में, तो उसी को आज हम कवर करेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। आई होप जो है मेरी आवाज सब तक क्लियर पहुंच रही होगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार मुझे बता दीजिए कि एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, क्या मेरी आवाज जो है वो सब तक पहुंच रही है? अगर ठीक से आ रही है तो हमारी इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चलिए आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। मेरा नाम सुरेश पुरोहित है। काफी लंबे समय से हम यहाँ पर जो है चीजों को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वित्त आयोग, यानी कि जो नवीनतम वित्त आयोग आपके सिलेबस में लिखा गया है उस नवीनतम वित्त आयोग में ही जो 15वां वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों को देखेंगे। और 15वें वित्त आयोग की जो ऑफिशियल सिफारिशें हैं उन्होंने क्या किस तरीके से बात की है, क्या क्या सिफारिशें दी उन्होंने। ग्रामीण जो हमारी पंचायती राज विभाग जो है उनको कितना फंड करने की बात की गई है, डिजास्टर फंड में कितना जो है पैसा रखने की बात की गई है। जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 37 और ऊर्ध्वाधर जो किया उसकी बात करेंगे। तो हमारा जो आज क्लास होगी उसमें पढ़ने का तरीका कैसा होगा, सबसे पहले देखेंगे कि हम थोड़ा बहुत जो है वित्त आयोग के बारे में देखेंगे, फाइनेंस कमीशन के बारे में कि फाइनेंस कमीशन का किस तरीके से गठन होता है, क्या थोड़ा बहुत ओवर भी ज्यादा नहीं। उसके बाद हम सीधा चलेंगे 15वें वित्त आयोग के बारे में। 15वें वित्त आयोग में कौन कौन मेंबर थे, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के हो सकता है कि 1-2 नंबर का सवाल पूछ ले आपसे कि 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन थे, उनका किस तरीके से गठन किया गया था, क्या है सारी बातें वो। उसके बाद हम देखेंगे कि 15वें वित्त आयोग को सलाह देने के लिए एक जो है एडवाइजरी काउंसिल गठित की गई थी, यानी कि सलाहकारी जो परिषद गठन की गई थी। तो इस सलाहकारी परिषद के क्या काम है, क्या है, क्यों गठन किया गया था, उसको लेकर भी मान लीजिए कि 5 नंबर का सवाल आता है कि 15वें वित्त आयोग को जो है उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक सलाहकारी परिषद का गठन किया गया था, उसके कार्यों का उल्लेख करें। उसके बाद हम सीधा सीधा चल देंगे उनकी रिकमेंडेशन के बारे में कि 15वें वित्त आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी अपनी रिपोर्ट में, तो उसकी बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो वित्त आयोग के बारे में कि वित्त आयोग क्या है। देखिए भारत के जो है आर्टिकल 280 भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 और एक कानून जो है उसका नाम है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन 1951। दो जो है प्रोविजन है वित्त आयोग के गठन के बारे में। एक है फाइनेंस कमीशन 1951 का, वित्त आयोग 1951 का जिसकी धारा 3, 4, 6 और एक हमारा आर्टिकल 280 जो भारतीय संविधान में लिखा गया है। इन दोनों में यह प्रोविजन किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा, यानी कि सेंट्रल और केंद्र और राज्य के मध्य जो है किस तरीके से टैक्स और जो रेवेन्यू है, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय संपत्ति जो है उसका समुचित बंटवारा होना चाहिए। तो राष्ट्रीय समुचित बंटवारा हो उसमें जो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसका काम ही यह है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो हमारी संचित निधि है, संचित निधि से किस तरीके से करों का बंटवारा किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई कर जो है वो टैक्स लगाती है, कई कर राज्य लगाते हैं, कई ऐसे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो उनकी क्या हिस्सेदारी है वो सारी बातें उसको लेकर यहाँ पर काम करना था। उसके अलावा राज्यों को कौन कौन से ग्रांट दिए जा सकते हैं, कौन कौन से अनुदान दिए जा सकते हैं, उनकी सिफारिशें वित्त आयोग को करनी थी। इसके अलावा आप देखोगे तो ग्रांट के अलावा जो है और अगर आप देखोगे तो केंद्र और राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग जो है उनको जो है पंचायती राज संस्थाओं को कितनी ग्रांट देनी चाहिए, या केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा केंद्र को कहा गया कि आपको पंचायती राज संस्थाओं को कितनी ग्रांट देनी है। आमतौर पर इस बंटवारे को लेकर जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी ये 15वां वित्त आयोग है। देखिए पहला वित्त आयोग आया था केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में, अभी जो वर्तमान में है ये 15वां वित्त आयोग है, ठीक है ना। ये जो 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग के अगर आप सदस्यों की बात करें तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो एनके सिंह जी है। तो आर्टिकल 280 में लिखा गया है कि भाई एक अध्यक्ष होंगे और उसके 4 सदस्य होंगे।
तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने एन के सिंह साहब, ठीक है ना। एन के सिंह साहब को जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था और इसके 4 सदस्य थे। 4 सदस्यों में आप देखोगे तो एक थे श्री शशिकांत दास जी, एक थे डॉक्टर अनूप सिंह जी, ठीक है ना। शशिकांत दास जी जो है वो भारत सरकार के पूर्व सचिव भी रहे हैं। एक है डॉक्टर अनूप सिंह जी, ये सहायक प्रोफेसर थे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटीज में, ये इसके मेंबर बने थे। एक डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जी थे, ये गैर कार्यकारी और अंशकालिक सदस्य थे, बंधन बैंक के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये मेंबर थे। और चौथे अध्यक्ष थे डॉक्टर रमेश चंद्र। इन 4 सदस्य, ये 4 सदस्य जो हैं वित्त आयोग में जो है नामांकित किए गए थे कि आप इन 4 और एक एन के सिंह साहब, 5 को मिलकर काम करना था। और वित्त आयोग जो है उसके सचिव बनाए गए थे अरविंद मेहता जी। अरविंद मेहता जी को इसका सचिव बनाया गया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें से जो एक सदस्य हैं आपके शशिकांत दास जी, शशिकांत दास जी ने 11/12/2018 को त्याग पत्र दे दिया था। तो त्याग पत्र देने के बाद में शशिकांत दास जी के स्थान पर श्री अजय नारायण झा को नियुक्त किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि पहले 4 सदस्यों में शशिकांत दास जी थे। पहले 4 सदस्यों में कौन थे? पहले 4 सदस्यों में शशिकांत दास जी थे, अनूप सिंह जी थे, अशोक लाहिड़ी जी थे और रमेश चंद्र जी थे। लेकिन शशिकांत दास जी ने जब त्याग पत्र दे दिया तो वित्त आयोग में फिर शशिकांत दास जी के स्थान पर आ गए थे श्री अजय नारायण झा जी। तो 4 सदस्य हो गए फिर अजय नारायण झा जी, डॉक्टर अनूप सिंह जी, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जी और आपके थे डॉक्टर रमेश चंद्र जी, और सचिव थे श्री अरविंद मेहता साहब को जो है सचिव बनाया गया था। अब इनकी नियुक्ति की गई। आप देखिएगा तो माननीय राष्ट्रपति जी जो है, राष्ट्रपति जी ने इनकी जो है नियुक्ति की थी। और इनकी एक मिनट में आपको वहां लेके चलता हूं। इनकी नियुक्ति की डेट वेट भी आपको थोड़ा बता देता हूं ताकि उसमें आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। राष्ट्रपति जी ने जो है इस आयोग की नियुक्ति करने की जो अधिसूचना जारी की थी वो 27 नवंबर 2017 को जारी की। 27 नवंबर 2017 को यही डेट मानी जाती है। 27 नवंबर 2017 को वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग ने अपनी 2 रिपोर्टें दी थी। ये जो 15वां वित्त आयोग आया है, इन्होंने 2 रिपोर्टें दी। एक रिपोर्ट दी कि भाई 2020-21 के लिए, ठीक है, एक रिपोर्ट दी इन्होंने 2020-21 के लिए। एक रिपोर्ट इन्होंने दी 2020-21 से लेकर 2025-26 के लिए, 2025-26 के लिए दूसरी रिपोर्ट थी इनकी। तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की। इन दोनों रिपोर्ट को जो है राष्ट्रपति जी को सौंप दिया गया। राष्ट्रपति जी ने आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जी जो है ये रिपोर्ट जो है वो संसद के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 27 नवंबर 2017 को वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग का गठन किया और 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो राष्ट्रपति जी को दी है वो 5 दिसंबर 2019 को ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दी। रिपोर्टें थी 2, एक थी 2020-21 के लिए, एक थी 5 साल के लिए, 2021 से 25-26 5 साल के लिए जो फिनांस का बंटवारा होने वाला था उसके लिए दी गई थी। राष्ट्रपति जी ने ये दोनों रिपोर्ट जो है ये 1 फरवरी 2020 को, क्योंकि आपको संसद के समक्ष रखना होगा, तो 1 फरवरी 2020 को जो है ये रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी गई, राष्ट्रपति जी ने रखी। और जब राष्ट्रपति जी ने रखी तो उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिबेट होने के बाद में फिर केंद्र सरकार के पास में गई। केंद्र सरकार ने वित्त आयोग, आपने पढ़ा होगा कि भाई वित्त आयोग की सिफारिशें जो होती है वो अर्ध न्यायिक प्रकार की होती है, सिफारिश जैसी होती है। केंद्र सरकार चाहे तो उनको मान सकती है, केंद्र सरकार नहीं चाहे तो उनको नहीं भी मान सकती, लेकिन केंद्र सरकार ने मोटा मोटी रूप से जो है इन सिफारिशों को मान लिया जो राष्ट्रपति जी को दी गई थी। और इन सिफारिशों को अगर माना गया, तो केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को कहा कि हम 1 अप्रैल 2021 से इसको लागू करते हैं। तो एक्चुअल में 15वां वित्त आयोग जो लागू हुआ है वो लागू हुआ है 1 अप्रैल, केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021। अब 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ और इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से 2025-26 तक इनकी सिफारिश से अगले 5 साल के लिए जो भी वित्त का बंटवारा किया जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य, वो इनकी रिपोर्ट के अनुसार ही किया जाएगा। अब तक मोटा मोटा हमने ये पढ़ा है कि वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 और हमारा जो वित्त आयोग का अधिनियम 1951 है उसके तहत गठन किया जाता है। पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो एन के सिंह साहब बने हैं। एन के सिंह साहब के साथ में कौन थे? 4 और सदस्य थे। इन 4 सदस्यों के बारे में भी आपको 2 नंबर का सवाल आए तो थोड़ा ध्यान में रखना है। 4 सदस्य कौन थे? शशिकांत दास जी, फिर शशिकांत दास जी के स्थान पर श्री अजय नारायण झा साहब आ गए थे। तो इन दोनों को ऑब्लिक करके वहां लिखिएगा, ठीक है ना। तो श्री अजय नारायण झा जी, अनूप सिंह जी, अशोक लाहिड़ी जी और रमेश चंद्र जी, और इसके सचिव बने श्री अरविंद मेहता जी। वित्त आयोग को क्या सिफारिश देनी थी? वित्त आयोग को सिफारिश देनी थी केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा किस तरीके से होगा। केंद्र जो है आपके
स्थानीय लोकल बॉडीज के लिए किस तरीके से जो है या किस तरीके का मतलब किस प्रकार कितना प्रावधान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज निर्धारण करना था। राज्यों वित्त आयोग को भी सिफारिश देनी थी कि आप जो है स्थानीय जो लोकल बॉडीज है उनके लिए कितना प्रोविजन रखने के लिए जा रहे हो, कंसोलिडेटेड फंड वगैरह, वो सारी बातें। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति जी को दी। इस आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ। 5 दिसंबर 2019 को जो है राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट दी। राष्ट्रपति जी ने 1 फरवरी 2020 को पार्लियामेंट के समक्ष रखी, फिर केंद्र सरकार के पास चली गई। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को इसको लागू कर दिया गया और 2025-26 के लिए लागू की गई है। 5 लोग मिलकर इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये भी था कि भाई इनको मदद करने के लिए कुछ काउंसिल का भी गठन किया जाए, एडवाइजरी वगैरह काउंसिल, ये भी कुछ गठित की जाए। तो कई एडवाइजरी काउंसिल गठित की गई थी इनको सिफारिश करने के लिए। लेकिन एक मेंस में आपका 5 नंबर का सवाल आए तो ध्यान में रखिएगा कि इनके गठन करने के लिए जो सुप्रीम एडवाइजरी काउंसिल थी, जिसको सलाहकार परिषद के नाम से ही जाना जाता है, तो वित्त आयोग को सहायता देने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल भी गठित की गई थी। एडवाइजरी काउंसिल भी यानी कि आपका एक सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया था, जिसमें टोटल 6 मेंबर थे। 6 सदस्यों की जो ये एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे। उन लोगों का तो नाम याद नहीं करना, जैसे उसमें डॉक्टर अरविंद विरमानी साहब थे, अध्यक्ष थे। प्रोफेसर फॉर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स थे डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला साहब थे। डॉक्टर संजीव गुप्ता थे। डॉक्टर पिनाकी चंद्र अवती साहब थे। श्री साजिन चेनॉय साहब थे। श्री नीलकंठ मिश्रा साहब थे। ये टोटल 6 मेंबर थे जो जिनको सलाह देनी थी किस तरीके से क्या काम करना है। और इनका काम क्या था कि आयोग के सामने यानी कि कमीशन के सामने जो भी मामले आते हैं उन विषयों पर कमीशन को, आयोग को सलाह देना है। किसी भी ऐसे दस्तावेज को तैयार करने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि जो अनुसंधान किया जा सकता है स्टडीज में, उसमें आयोग का नॉलेज बढ़े। कि भाई आयोग को कहा कि चलिए हम आपको एक ऐसी किताब दे रहे हैं, आप उसको पढ़ोगे तो हो सकता है केंद्र राज्यों के बंटवारों में आपकी और समझ अच्छी बन जाए। तो इनका काम मोटा मोटा ये था। इसके अलावा राजकोषीय जो फिस्कल ट्रांसफर होता है, फिस्कल ट्रांसफर के मामले में भी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो बेस्ट मेथड थे, जैसे अमेरिका में किस तरीके से केंद्र जो है वो राज्यों को फंड ट्रांसफर करता है, तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो बेहतर जो प्रोसीड्यूर थे उन प्रोसीड्यूर का पता लगाना और वित्त आयोग को, फिनेंस कमीशन को देना था। तो 5 नंबर का एक सवाल आए कि भाई एडवाइजरी काउंसिल गठित की गई थी, क्या काम है, तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनका गठन हुआ, इनकी सिफारिशें आई। अब सिफारिशें लागू हो गई है 1 अप्रैल 2021 से। अब सिफारिशें लागू हुई है तो इन सिफारिशों में क्या लिखा गया है और जिस पर आपके सवाल बनने के लिए जाएंगे, तो एक एक करके हम सिफारिशों को देखेंगे, क्या है कैसे हैं, सारी बातें हम करेंगे। एक्चुअल में ये एक मोटा मोटा चार्ट है, आप देखिएगा फिनेंस कमीशन का, लेकिन इस चार्ट को मैं समझाऊंगा, लेकिन ये सारे प्रोविजन जो है वो एक एक करके मैं बता देता हूं कि इस चार्ट में क्या दे रखे हैं, फिर मैं आपको मैच करके बताऊंगा यहां पर, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो सिफारिश थी, सबसे पहली ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि जो यूनियन के जो टैक्स है ना, जो यूनियन के जो टैक्स है, यूनियन के टैक्स रेवेन्यू में स्टेट का कितना शेयर हो, ठीक है, स्टेट का शेयर कितना हो, कि भाई केंद्र का जो कर राजस्व है, जो टैक्स रेवेन्यू है, उसमें से राज्यों को कितना पैसा दिया जाए, तो ऑब्वियसली फाइनेंस कमीशन को तय करना था। और आप सबको पता है कि जो टैक्स पर पैसा लगता है, जो जिस पैसों पर टैक्स लगता है, भले वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो पैसा हमारा फिस्कल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यानी कि हमारे संचित निधि में जाता है। और आपको पता है कि संचित निधि से अगर पैसा निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है, पार्लियामेंट से अनुमति चाहिए। ऑब्वियसली कि रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है, तो आप समझ गए होंगे कि ये खेल सारा क्या है। ठीक है ना, मतलब ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन यहां पर देखने को आपको मिलेगा। यूनियन के टैक्स में से राज्यों को पैसा देना है। अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि भाई भारत में कोई राज्य बड़ा है, कोई राज्य छोटा है ना, कोई राज्य बड़ा है, कोई राज्य छोटा है। तो राजस्थान को कितना पैसा मिले, गुजरात को कितना मिले, तमिलनाडु को कितना मिले, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, उनको ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है ना, सिक्किम तो बहुत छोटा है, उनको कम मिलना चाहिए। तो सबसे पहले पैरामीटर्स तय किए जाते हैं। तो देखिए ये जो वर्गीकरण किया गया, ये 2 तरीके से किया जाता है। एक जिसको आप कहते हैं वर्टिकल, एक जिसको आप क्या कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है, आप कहेंगे कि ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अभी समझेंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक क्या होता है जिसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जिसको आप कहते हैं क्षैतिज। 2 तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले जो ऊर्ध्वाधर होता है वो ये होता है कि मान लीजिए कि भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हुआ,
मान लीजिए सेंट्रल डिस्पोजेबल जो भारत का जो केंद्रीय विभाज्य पूल है टैक्स का, उसमें मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब 100 करोड़ रुपए में से भारत में जितने भी स्टेट और यूटीज है, भारत में जितने भी केंद्र और राज्य हैं, उनको कितना पैसा दिया जाए, उसका वर्गीकरण करने के लिए वर्टिकल आता है। ठीक है ना, क्या आता है? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। तो इन्होंने कहा कि देखिए आप कितना दीजिए, तो 41%, कितना दीजिए? 41% प्लस 1%। 41 प्लस 1% प्लस 1% का मतलब क्या था कि देखिए इससे पहले 14वां वित्त आयोग आया था, 14वें वित्त आयोग ने भी कहा था 42%। तो इन्होंने कहा कि हम भी 42% की बात कर रहे हैं। आप कितना अपने केंद्रीय कर राजस्व जो सेंट्रल जो आपका टैक्स जो है उसमें से स्टेट को शेयर कितना जाए, तो उन्होंने कहा कि 42% ही दीजिए। बट उन्होंने कहा कि देखिए कैसे, इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि 41% तो भारत के सभी राज्यों को, सभी राज्यों में दो कौन? जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो अभी नए यूटी बने हैं, इन दोनों यूटीज पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना, इन दोनों यूटीज पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर। वहां पर आप देखोगे तो अभी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो जम्मू कश्मीर और यूटी के लिए तो अलग से 1% रखा, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूटी है, इन दोनों को छोड़कर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर भारत के बाकी सभी स्टेट और आपका जो यूटीज है, ठीक है ना, उनके लिए कितना रखा? 41%। मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए था, तो 41 करोड़ रुपए तो भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों के लिए, ठीक है ना। और 1 करोड़ रुपए स्पेशली किसके लिए रखा? मान लीजिए 1 करोड़ रुपए रखा लद्दाख और आपके जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब ये तो ठीक है, मोटा मोटा उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, ये जो है प्रोविजन कर लिया। अब जो दूसरा था ये कि भाई ये जो 41 करोड़ रुपए आए हैं, ये 41 करोड़ रुपए आए हैं, अब 41 करोड़ रुपए में से राजस्थान को कितना मिले? 41 करोड़ में से उत्तर प्रदेश को कितना मिले? 41 करोड़ में से आंध्र प्रदेश को कितना मिले? 41 करोड़ में से सिक्किम को कितना मिले? गुजरात को कितना दे भाई? 41 करोड़ रुपए। तो 41 करोड़ रुपए में से हर एक राज्य का अलग अलग शेयर होगा। अब हर एक को समान तो दिया नहीं जा सकता कि भाई चलो 41 में से 2 करोड़ राजस्थान को, 2 करोड़ यूपी को, 2 करोड़ झारखंड को, 2 करोड़ तमिलनाडु को, नहीं। ये देखा जाएगा कि स्टेट में मतलब कुछ आपको क्राइटेरिया तय करने पड़ेंगे, तो हर एक राज्य में किस तरीके से पैसा दिया जाए, तो उसके लिए फिर क्या होता है? क्षैतिज वर्गीकरण होता है, या जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो है वर्गीकरण। हॉरिजॉन्टल किस तरीके से किया जाता है? ये देखिए 15वें वित्त आयोग का है, इन्होंने हर एक राज्य को कितना पैसा दिया जाए उसके लिए उन्होंने कुछ मानक तय किए। कौन कौन से मानक किए हैं? सबसे पहले देखिए उन्होंने कहा कि हम राज्य की इनकम को देखेंगे। क्या देखेंगे? इनकम डिस्टेंस, आय का वितरण, कि हम देखेंगे कि और आय के वितरण को कितना परसेंट दिया गया? 45% दिया गया। कितना दिया गया? 45%। कि हम देखेंगे कि भाई जैसे राजस्थान में हम आए तो हम देखेंगे कि राजस्थान में जो सबसे अमीर क्लास है और सबसे गरीब क्लास है, उस क्लास में कितना डिफरेंशिएट आपको दिखाई देता है। या फिर भारत का सबसे बड़ा जो एक स्टेट जो है, जो मान लीजिए कि तमिलनाडु के लोगों की या केरल के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, उसके मुकाबले राजस्थान के लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो जो आय में असमानता है उसको हम 45% वेटेज देते हैं। अब मान लीजिए कि राजस्थान जो है इसमें 41% तक आ जाता है, तो राजस्थान को शेयर मिलने का या पैसा ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल, एरिया, बिल्कुल क्षेत्रफल को कितना दिया गया? 15% की भाई 15% का मतलब जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसको 15 के भारांश के साथ गुणा किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा तो 15 के भारांश के साथ में उसका कम वैल्यूशन आएगा। मान लीजिए कि राजस्थान के क्षेत्रफल को 15% से कैलकुलेट करे तो राजस्थान का शेयर ज्यादा आएगा, लेकिन सिक्किम के क्षेत्रफल को 15% से करे तो उसका मान कम आएगा। तो क्षेत्रफल को कितना दिया गया? 15। पहले 1971 की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता था, इन्होंने कहा कि 1971 की जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। 2011 की जनगणना को ध्यान में रखा कि भाई 15% वेटेज हम जो है किसको देते हैं? जनसंख्या को भी देते हैं। जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उसको इसके साथ कैलकुलेशन किया जाएगा, ज्यादा जनसंख्या वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा, कम जनसंख्या वाले को कम। ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए भाई, पैसा 41 करोड़ में से सबको बांटना है तो ऑब्वियसली है कि राज्यों को अलग अलग तरीके से मिलना चाहिए। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, या जिसको कहेंगे जनांकीय लाभांश कह सकते हैं, या जनांकीय आप कह सकते हैं प्रदर्शन। जनांकीय प्रदर्शन को कितना दिया? 12.5% जो है वो वेटेज दिया। 12.5 हर एक राज्य की जो जनसंख्या है वो वहां की इकोनॉमी में कितना रोल प्ले कर रही है।
हो सकता है किसी राज्य में जो है वहां के लोग जो हैं वहां उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है, या मान लीजिए वो भी अपनी बेसिक कम्युनिटी से ही बाहर नहीं निकले। मान लीजिए झारखंड छत्तीसगढ़ जो है वहां पर इंडस्ट्री अभी ये भी आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि जितना डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ज्यादा होगा उनको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस स्टेट को ऑब्वियसली है कि वहां के लोगों को वहां और इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, वहां पर और लोगों को आपको जो ह्यूमन रिसोर्स की तरह जो है स्किल देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली है कि इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो उनको पैसा ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा गया। फॉरेस्ट कवर जो है वन क्षेत्र को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो है फॉरेस्ट कवर को केवल ध्यान न देकर उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को हम ध्यान में देंगे, वन और वानिकी को ध्यान में देखेंगे, या वन और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखेंगे, और उसको 10% वेटेज दिया गया। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट जो है ये एक नया उन्होंने कहा 2.5%। तो एक्चुअल में देखिए 2 नंबर का सवाल आपके यहां पर बने, 2 नंबर का आपके सवाल यहां पर बने कि भाई जो राज्यों के मध्य जो 37 जो वर्गीकरण किया गया है उसमें कौन कौन से आधार देखे गए हैं। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है, आधार में देखिए इनकम डिस्टेंस जो है आय के वितरण को 45% सबसे ज्यादा दिया गया है, आय के वितरण को 45%। क्षेत्रफल जो है एरिया है उसको 15% दिया गया है वेटेज, ठीक है। 2011 की जो जनगणना है 2011 की जनगणना उसको भी 15% वेटेज दिया गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी कि जनांकी जो प्रदर्शन है उसको 12.5 यानी कि 12.5% वेटेज दिया है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी और वन जो है उसको 10% जो है वो भागीदारी दी गई है। और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स कर और राजकोषीय को घाटे को कम करने, करों को बढ़ाने के लिए, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जो राज्य अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके पास ज्यादा पैसा जाएगा, तो उसको 2.5% पैसा दिया गया। अब देखिए इसके आधार पर इन्होंने क्या कहा, हम क्या करेंगे, हम 41% 41% जो है हम क्या दे रहे हैं राज्यों को, अपने केंद्र के कर में से उनको 41% हम अलॉट करेंगे। जम्मू और कश्मीर के लिए 1% हम अलग से रखते हैं, जम्मू और कश्मीर के लिए 1% हम अलग से देंगे। एक तो इन्होंने ये बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका हर एक राज्यों को वर्गीकरण किया जाएगा इस पैमाने के आधार पर, यह आपको ध्यान में रखना है, ये इन्होंने बात की। अब उन्होंने कहा कि 41% तो हमने पैसा दिया, इसके अलावा उन्होंने भारत के कुछ ऐसे पिछड़े राज्यों की पहचान की है जिनके लिए अलग से फंड करने की भी जरूरत थी, और उसका कारण यह था कि उनका रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा था, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब यह होता है कि जितना उनके कर से पैसा आ रहा था, कर से या नॉन टैक्स से, उससे ज्यादा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे थे। मान लीजिए कि राजस्थान है, राजस्थान जो है वो टैक्स लगाकर, या राजस्थान में कोई राजस्थान सरकार की फैक्ट्री वगैरह है, राजस्थान सरकार के कारखाने हैं वगैरह हैं, राजस्थान सरकार जो है जुर्माना वगैरह लगाकर जो है जो अपनी सारी इनकम इकट्ठे करती है, जिसको आप रेवेन्यू इनकम करते हैं। रेवेन्यू इनकम, राजस्व इनकम क्या है, टैक्स वाली, नॉन टैक्स वाली। मान लीजिए राजस्थान सरकार जो है वो 100 रुपए कमाती है, ठीक है ना, लेकिन राजस्थान सरकार जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय जो है, राजस्व व्यय का मतलब आपको वेतन दे दिया, आपको पेंशन दे दिया, आपको बेरोजगारी भत्ता दे दिया गया है ना, विधवा पेंशन दे दी गई, ये क्या है, ये सारी क्या है, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए राजस्थान सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 150 का किया, तो राजस्थान सरकार को 50 रुपए का राजस्व घाटा हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। तो उन्होंने कहा कि भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा है, उनकी इनकम तो टैक्स और नॉन टैक्स से कम आ रही है लेकिन वो उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे भारत के 17 राज्यों के लिए अलग से फंडिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ऐसे भारत के 17 राज्यों के लिए 2,94,524 करोड़ रुपए अलग से पैसा रखने की कही कि भाई आपको अलग से इनको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये जो 17 राज्य थे, उन 17 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब और हमारा एक राजस्थान भी शामिल है इसमें, कि 2,94,524 करोड़ जो राजस्व घाटे, जो राजस्व जो जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसको काउंटर करने के लिए भी जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर हमें जो है वो कुछ पैसा मिलने के लिए जा रहा है। तो दूसरी इनकी सिफारिश थी वो ये थी, दूसरी सिफारिश कि भाई इन्होंने राजस्व घाटा के लिए भी ग्रांट, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी देने की बात की है, जो कितनी है 2,94,524। तीसरी जो उन्होंने बात की है वो सबसे इंपॉर्टेंट आती है लोकल बॉडीज ग्रांट के लिए, स्थानीय निकाय के अनुदान के लिए। आप सबको पता है कि भाई 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में जो है वो पंचायती राज और नगर पालिकाओं का गठन किया गया है ना,
और लेकिन उनके पास में आप देखोगे तो इनकम के सोर्स बहुत कम है। जब उनको इनकम ज्यादा मिलेगी तब वो जाकर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपकी गली में अगर एक सीमेंट की सड़क बनाई जानी है या पाइपलाइन बिछानी है या लाइट के थंबे ठीक करने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उनके पास फंड आए, उनके पास पैसा आए, लेकिन उनके पास में वो सब्जेक्ट नहीं होते जिस पर टैक्स लगाकर, हालांकि वो कुछ मामलों में टैक्स लगा सकते हैं, जैसे आपके गांव में मेला भर रहा है तो वो थोड़ी बहुत इनकम कर सकते हैं, लेकिन उतनी इनकम तो होती नहीं है। ऑब्वियसली जो हमारी पंचायती राज संस्था और नगर पालिका, उनके पास पैसा कहां से आएगा? उनके पास पैसा आएगा या तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे अपने फंड में से, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे। स्टेट गवर्नमेंट पैसा कब देगी? जब स्टेट में अपना फाइनेंस कमीशन इस बात की रिकमेंडेशन करेगा। जैसे राजस्थान में छठे वित्त आयोग का गठन किया गया है, उसने कहा होगा कि भाई आपको राजस्थान की जितनी ग्राम पंचायतें हैं उसके लिए आप इतना पैसा अलॉट करो, ठीक है ना। उसी तरीके से केंद्र भी अपने टैक्स में से, अपनी इनकम में से पैसा अलॉट करता है लोकल बॉडीज के लिए। 15वें वित्त आयोग ने कहा कि आपको जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए आपको पैसा कितना देना है, तो उन्होंने कहा कि आपको उसके लिए पैसा देने, उन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने पैसा कहा 4,36,361 करोड़, 4,36,361 करोड़ रुपए जो है ये आपको भारत की पंचायती राज संस्थाओं को देने हैं। लेकिन इसको भी इन्होंने बांट दिया। इन्होंने किस तरीके से बांटा? इन्होंने बांटा आप देखिए तो 90 और 10 के अनुपात में इसको डिवाइड किया। 90 और 10 के अनुपात में ये डिवाइड किया, ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से। इन्होंने कहा 4,36,361 करोड़ में से उन्होंने कहा कि 2,36,805 करोड़ रुपए जो है, 805 करोड़ रुपए ये तो जाने चाहिए हमारे ग्रामीण स्थानीय निकाय को, जो हमारी पंचायती राज संस्था है उसके लिए। और उन्होंने कहा कि 1,21,055 करोड़ रुपए जो है वो आपके जाने चाहिए शहरी यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जाने चाहिए। तो इसमें से भी इन्होंने 4,36,361 करोड़ में से 2,36,805 करोड़ रुपए, 855 करोड़ रुपए तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण जो पंचायती राज संस्था उनके लिए, और 1,21,055 करोड़ रुपए शहरी निकायों के लिए। बाकी का पैसा जो है उसको भी उन्होंने बांटा। बाकी का पैसा उन्होंने कहा कि इसमें से 70,000 करोड़ रुपए जो है, 70,051 करोड़ रुपए जो है वो हेल्थ के लिए जाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने ये देखा था कि कोविड के समय जो गांवों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक ढंग का नहीं है, और गांवों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक ढंग से होना चाहिए, ऑब्वियसली ऑक्सीजन फैसिलिटीज वगैरह, बेड वगैरह। तो उन्होंने कहा कि इसमें से 70,051 करोड़ रुपए कहा जाने चाहिए आपके हेल्थ के लिए, गांवों में हेल्थ ग्रांट दे दी। और बाकी उन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए जो इसमें से होंगे, 8,000 करोड़ रुपए हम नए शहरों के विकास के लिए अलग से रखेंगे। इसमें से 8,000 करोड़ रुपए तो हो सकता है आने वाले समय में, जैसे आपको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भारत के 100 शहर जो हैं वो मात्र 100 शहरों को फंडिंग की गई है ना। हर एक शहर को 100 करोड़ रुपीस दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, फिर बाद में बढ़ाया भी गया है। उसी तरीके से आने वाले समय में आप देखोगे तो भारत में जो नए शहर है, जैसे आपका कोई जिला है, धौलपुर जिला है, धौलपुर एक छोटा सा जैसे सिटी है, जालौर एक छोटा सा सिटी है, सिरोही है, उसको डेवलप करने के लिए भी अलग से पैसा मिल सकता है स्मार्ट सिटीज की तरह, क्योंकि उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। तो लोकल बॉडीज में क्या क्या ग्रांट रखी गई है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इन्होंने छोटा सा फंड 450 करोड़ रुपए जो है वो निगमों के लिए भी रखा है। निगम जैसे आपका जेडीए वगैरह जो इस तरीके के हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए भी थोड़ा कहा कि उनकी हालत बड़ी खस्ता है, तो उनके लिए भी अलग से पैसा रखने की बात की गई है। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको 5 नंबर का सवाल पूछ ले कि भाई 15वां वित्त आयोग है, उसमें लोकल बॉडीज यानी कि स्थानीय निकायों के अनुदान के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो आपको यहां पर थोड़ा डेटा याद करना पड़ेगा कि टोटल जो है वो 4,36,361 करोड़ रुपए लोकल बॉडीज के लिए जाएंगे। 4,36,361 करोड़ रुपए है, उसका आप देखोगे तो 2,36,855 करोड़ रुपए आपके ग्रामीण के लिए जाएंगे, ठीक है, रूरल के जाएंगे, और 1,21,055 करोड़ रुपए जो है वो आपके अर्बन यानी कि शहरी स्थानीय निकायों के लिए जाएंगे। इसमें से 70,051 करोड़ रुपए जो है वो हेल्थ ग्रांट दी है गांवों में, आपके जो है स्वास्थ्य अनुदान दिया है, और 8,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं नए शहरों के निर्माण के लिए। इन्होंने यहां पर बात की है, लेकिन इन्होंने यहां पर एक नया क्लॉज भी किया है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। वो नया क्लॉज क्या है? इन्होंने कहा कि देखिए ये जो पैसा दिया जाएगा वो 90% पैसा तो आपको अलॉट कर देंगे। यहां पर 90-10 है ना, 90% पैसा तो हम आपको अलॉट कर देंगे, लेकिन आपको 10% पैसा जो है वो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर देखेंगे। बाकी का पैसा हम रिलीज कब करेंगे? आपके प्रदर्शन के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके लिए 2,36,855 करोड़ रुपए बांटने हैं, तो 2,36,855 करोड़ रुपए भारत की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको धीरे धीरे करके दे दिया जाएगा, ठीक है ना। दे दिया जाएगा, किस आधार पर दे दिया जाएगा? उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर।
जनसंख्या, उनके पॉपुलेशन और उसकी एरिया के आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे राजस्थान को कितना आए, उसमें से भाई 2,36,855 करोड़ रुपए में से राजस्थान को कितना मिले, 5,000 मिले कि 4,000 मिले, तो ये देखेंगे कि भाई जनसंख्या और क्षेत्र किस तरीके से है, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे। उसका जैसे मान लीजिए कि 2,36,855 करोड़ रुपए, उसमें से मान लीजिए राजस्थान को मिला 7,000 रुपए, कि भाई 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए राजस्थान की ग्राम पंचायतों के लिए आया, तो 7,000 करोड़ रुपए का 90% पैसा तो आपको रिलीज हो जाएगा, लेकिन 10% पैसा तभी रिलीज होगा जब आप प्रदर्शन करोगे अच्छा, क्योंकि 90-10 के अनुपात में इन्होंने बात की है। तो प्रदर्शन का आधार क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि देखिए जो बाकी का 10% पैसा अलॉट किया जाएगा, वो उसके लिए कुछ कंडीशंस को आपको मानना पड़ेगा। कौन सी शर्तें माननी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए एक तो शर्तें ये होगी कि राज्यों को कहा है, ये राज्यों के लिए कहा है, राज्यों को कहा कि 2024 से पहले आप राज्य विधान परिषद के मामले में उन सभी कार्यवाही को पूरा करेंगे जो इसमें लिखी गई है। ये इन्होंने स्पेशली पहली कंडीशन रखी है कि आयोग ने अनुदान प्राप्त करने की स्थानीय निकाय हेतु प्रस्तुत स्तर की शर्तें लागू करने की सिफारिश की है। इनमें से उनकी सिफारिशों पर कार्य करते हुए राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना, जहां पर राज्य वित्त आयोग की स्थापना नहीं हुई है वहां पर आप इसको पूरी करें। 2024 तक आपको 2024 तक आपको पूरा करना है और आपको राज्य विधानमंडल के सामने वित्त आयोग का जो कानून है उसको पारित करना है। पहला तो ये। दूसरा उन्होंने कहा कि आपकी जो पंचायत है, आपकी जो शहर अर्बन लोकल बॉडीज है, उसकी जो आप ऑडिटिंग करते हो वो उसकी ऑडिटिंग का ऑनलाइन होनी चाहिए। आपको उसका डेटा जो है वो ऑनलाइन तरीके से बताना है कि भाई हमने इतना पैसा दिया है तो वो पैसा कहां खर्च किया गया, ये भी बहुत जरूरी है। एक तरीके से गवर्नमेंट ऑडिटिंग की भी बात की है। तीसरा उन्होंने कहा है कि भाई राज्य की अपनी जीएसडीपी, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है, ठीक है ना, शहरी स्थानीय निकाय हेतु उसमें वृद्धि के साथ में तालमेल भी बिठाकर आपको संपत्ति एकत्रित करनी है कि भाई आपके जैसे अर्बन लोकल बॉडी, जैसे जालोर जिला परिषद है, जैसे धौलपुर जिला परिषद है ना, तो ये जैसे जिला परिषद है यानी कि शहरी स्थानीय निकाय है, वो आपकी स्टेट जीएसडीपी में कितना जो है परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपको कितना कमा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यह भी देखना पड़ेगा कि उनकी वेल्थ में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कि जालोर जिला परिषद है, उनको पैसा मिले राजस्थान सरकार से कि भाई 500 करोड़ रुपए हैं, 500 करोड़ रुपए में आप जालोर में कोई संपत्ति क्रिएट करिए, कोई वेल्थ क्रिएट करिए। जैसे मान लीजिए उन्होंने क्रिएट किया उन्होंने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल क्रिएट कर दिया, और शॉपिंग मॉल जो क्रिएट किया वहां की सभी दुकानें जो है जालोर की उन्होंने किराए पर दे दी, और जो किराया आ रहा है वो किराया जालोर की जिला परिषद को मिल रहा है, ठीक है ना, किराया आ रहा है। अब उन्होंने कहा कि जो पैसा हमने जालोर के लिए अलॉट किया था, तो ये देखेंगे कि उस संपत्ति की वैल्यू कितनी है या उससे रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रही है। तो ये एक तरीके का, मैं कहूंगा कि एक तरीके का वो कहा गया है कि भाई आप देखिए, आप अच्छा काम करोगे, आप इस कंडीशन को मानोगे तो हम आपको 10% अलग से ग्रांट दे देंगे आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। तो परफॉर्मेंस के 3 पैमाने इन्होंने लाए हैं। पहला पैमाना ये लाया है उन्होंने कि 2024 से पहले जिन भी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं हुआ है, उनका गठन करना है। दूसरा, आपके जो लोकल बॉडीज है उसकी जो है पब्लिकली जो है आपको ऑनलाइन लेखा परीक्षा करनी पड़ेगी, ऑडिटिंग करनी पड़ेगी। और तीसरा ये कहा गया है कि स्टेट की जीएसडीपी में, स्टेट के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो आपके शहरी स्थानीय निकाय के पास में जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, उस संपत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, या संपत्ति कर दरों में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, इन तीनों को ध्यान में रखकर इन्होंने बात की है। तो आई होप आपको लोकल बॉडीज वाला समझ में आ गया होगा। पहले तो हमने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों की बात की, और दूसरा सवाल अगर आपके आ सकता है स्थानीय निकाय अनुदान में, लोकल बॉडीज ग्रांट में, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तीसरा जो इन्होंने ग्रांट की बात की है वो आपके डिजास्टर फंड की बात की है, ठीक है ना। ये इस पर भी 5 नंबर का सवाल आ सकता है, ठीक है। डिजास्टर फंड की आपदा प्रबंधन के लिए भी इन्होंने बात की है। अब देखिए, आप सबने पढ़ा होगा कि, या आप सब पढ़ते भी हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है कि अपना जो नेट जो रेवेन्यू होता है, नेट टैक्स रेवेन्यू में हमेशा जो है डिजास्टर एनडीआरएफ में जो पैसा जाता है उसको माइनस करती है। आपने देखा होगा, बजट के समय में भी हमने पढ़ा था। इन्होंने कहा कि देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आपदा आती है, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स है, या नेशनल डिजास्टर जो एक्ट है 2005 का, उस नेशनल डिजास्टर
राष्ट्रीय आपदा एक्ट के तहत एक हमने एनडीआरएफ टीम का गठन किया है, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया है। एक हमने एसडीआरएफ का किया है। एसडीआरएफ हर एक राज्य में अलग अलग है। जैसे राजस्थान सरकार की राज्य डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होगी। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर झालावाड़ में बाढ़ आ गई काली सिंध नदी से, तो हमारी जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होगी वो वहां पर जाएगी और बाढ़ में जो लोग फंसे हुए उनको बचाने की कोशिश करेंगी। अगर वो और ज्यादा है, केंद्र की मदद चाहिए, तो केंद्र भी अपनी एनडीआरएफ टीम जो है वो भेजती है। तो इसमें पैसा कहां से आता है, ये लोग कहां से काम करते हैं, उनको मशीन भी खरीदने पड़ते हैं वो सारी। तो इस एक्ट 2005 के एक्ट में लिखा गया था कि केंद्र पर एक फंड होगा जिसको एनडीआरएफ फंड कहेंगे, स्टेट में एक फंड होगा जिसको एसडीआरएफ फंड कहेंगे, ठीक है ना। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में भी पैसा डालना पड़ेगा आपको। ये पैसा आएगा तभी तो ये अभी जैसे उड़ीसा में बाढ़ आ रही है तो वहां पर कुछ काम किया जा सकता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर कुछ काम किया जा सकता है। तो ये पैसा कहां से आएगा, तो 15 फाइनेंस कमीशन ने इस पैसे, यहाँ पैसा कहां पर आएगा, यहां पर इन्होंने बात की है, ठीक है ना। नमस्कार, बात की है। जैसे क्या बात की है इन्होंने, देखिए इन्होंने कहा है कि देखिए एक तो आपका केंद्रीय वाला आपदा है, एक आपका राज्य वाला है। तो इन्होंने कहा कि देखिए हम जो है, जो फंड है आपका, ठीक है ना, इस फंड में टोटल जो पैसा रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 1,60,153 करोड़ रुपए रखने वाले हैं। कितना पैसा रखने वाले हैं डिजास्टर फंड में। डिजास्टर फंड में मैनेजमेंट के लिए इन्होंने सिफारिश की कि आपको 1,60,150 करोड़ रुपए उसमें रखने चाहिए। 1,60,153 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं, इस पैसे में केंद्र सरकार जो पैसा इस फंड में रखेगी, केंद्र सरकार कितना रखेगी, 1,22,601 करोड़ रुपए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। ये यूनियन का पैसा होगा, ठीक है ना। और यूनियन का जो पैसा होगा, यूनियन अपने इस पैसे में से वो किसी को भी ग्रांट दे सकती है। राजस्थान में टिड्डी हमला हुआ तो यूनियन कहेगी कि भाई हम 500 करोड़ रुपए राजस्थान के लिए रिलीज करते हैं आपदा प्रबंधन फंड में से, तो 500 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को मिल जाएंगे आपदा। या फिर एनडीआरएफ टीम जो आती है वो राजस्थान में आकर काम करने के लिए आएगी तो उनके खर्चे के लिए, नए मशीन के लिए। तो टोटल फंड कितना बनाया, 1,60,153 करोड़ का बनाया। उसमें से 1,22,600 करोड़ रुपए जो है वो रखे केंद्र ने। बाकी का जो पैसा होगा वो राज्य सरकार से आएगा। 37,552 करोड़ रुपए जो है, कितने आएंगे, देखो ये ध्यान से सुनना, 37,552 करोड़ रुपए जो है वो कौन पैसा देगी, राज्य सरकार पैसा देगी। अब ये 37,552 करोड़ राज्य सरकार पैसा, राजस्थान कितना देगा उसमें से, गुजरात कितना देगा, भाई एक फंड बन गया आपका, ठीक है ना, एक आपका फंड बन गया। डिजास्टर जो जोखिम प्रबंधन निधि जो है ये आपका फंड बन गया। उसमें से 1,22,000 केंद्र आएगा और 37,552 करोड़ राज्य सरकारें देगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो फंड बनाया जाएगा उसमें से जहां पर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को तो 9:10 के रेशियो के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, 9:10 के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। और बाकी के जो राज्य हैं उनके लिए 75 और 25 का रेशियो रखा गया। कितना रखा गया, 75 और 25 का ये हिस्सेदारी अनुपात रखा गया और इसके अनुसार ये पैसा इन्होंने रखा है। और इस पैसे का जो यूज है वो आप देखिएगा तो आपदा जोखिम वगैरह जो है वहां पर इस पैसे को खर्च किया जाएगा। तो एक सिफारिश ये भी है डिजास्टर ग्रांट वाली, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस पर भी एक 5 नंबर का सवाल बन सकता है। तो तीसरी हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने सिफारिश कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहले देखी थी हमने केंद्र में से राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, 41% प्लस 1% हमने देखा था। फिर उसका हॉरिजॉन्टल हमने देखा था कि उसमें 5-6 पैमाने हैं, उसके आधार पर राज्यों को पैसा दिया जाएगा। फिर हमने देखा लोकल बॉडीज के लिए कितना पैसा आएगा। फिर हमने देखा कि आपदा प्रबंधन के लिए कितना पैसा आएगा। फिर इन्होंने एक और अनुदान की बात की जिसको कहेंगे स्पेसिफिक एरिया ग्रांट टू स्टेट, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए राज्यों को कुछ स्पेशल ग्रांट भी देना चाहिए। क्यों, तो बोले राज्यों के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अगर आप पैसा दोगे राज्यों को तो राज्य उस पर काम करेंगे और राज्य उन इकोनॉमी के उन एरिया पर काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उनकी जो है गुड्स एंड जो आपका वस्तु और सेवाओं का जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। अगर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ तो उससे रेवेन्यू मिलेगा। तो उन्होंने ऐसे 8 सेक्टर की बात की। कितने, 8 सेक्टर। और कहा कि ये 8 सेक्टर है उसके लिए आपको 1,29,987 करोड़ रुपए अलग से रखने हैं। वो 8 सेक्टर कौन से हैं जिसके लिए स्पेसिफिक ग्रांट देने की बात की है इन्होंने, स्पेसिफिक ग्रांट, ठीक है ना, विशिष्ट स्पेसिफिक एरिया ग्रांट कह सकते हैं इकोनॉमी के। उसमें एक तो है आपका हेल्थ, कुछ सोशल एस्पेक्ट भी है, एक हेल्थ है, एक आपका विद्यालय शिक्षा है, एक आपका हायर एजुकेशन है, एक आपका एग्रीकल्चर है, एक आपका है PMGSY जो है, PM
PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम जो स्वरोजगार योजना है उसके लिए, एक है आपके सड़कों के रख रखाव के लिए, एक आपके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक जो है, जो महत्वाकांक्षी जो जिले और ब्लॉक है, आपने देखा होगा कि नीति आयोग ने एक महत्वाकांक्षी जो है आपके जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लगभग 114 के आसपास जिले हैं, 112 114 के आसपास, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपकी जुडिशरी है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो। एक आपकी जो स्टैटिक्स है, राज्यों के पास में काम करने के लिए वो काम, तब उनके पास में स्टैटिक्स ऑडिटिंग वगैरह ये प्रॉपर तरीके से हो। तो ये 8 एरिया है, इन 8 एरिया के लिए इन्होंने कहा कि 1,29,987 करोड़ रुपीज का अलग से जो है ग्रांट दिया जाए। ये ग्रांट कौन कौन से 8 क्षेत्र होंगे, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य, विद्यालय शिक्षा, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, एग्रीकल्चर, PMGSY रोड है ना, रोड मेंटेन वगैरह करना है आपका, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक महत्वाकांक्षी जिला और ब्लॉक, न्यायिक, जुडिशरी और स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो एक ग्रांट आपको ये भी रखनी है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए आप मेंस में गए और 10 नंबर का सवाल पूछ लिया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से लिखिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से करें, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से मैं आपको, अब एक सिफारिश पर तो आप काम नहीं करोगे कि भाई 42%, 41% प्लस 1%। आपको बहुत सारी सिफारिशें लिखनी चाहिए। उसमें यूनियन के लिए, उसमें आपके अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कितनी है, उसमें विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अलग है, स्पेसिफिक एरिया ग्रांट टू स्टेट है वो अलग है, लोकल बॉडीज वाली अलग है, डिजास्टर वाली अलग है, कुछ और भी अलग है। जैसे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए हाँ, ये तो मैंने राज्य विशेष अनुदान तो हमने बात कर ली, इसकी तो बात कर ली, इसको आगे लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने एक और बात की है फंड बनाने की, और वो फंड बनाने की बात की है रक्षा और आंतरिक सुरक्षा आधुनिकीकरण फंड। इन्होंने कहा कि देखिए हमें एक डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन फंड बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? हमें एक MFDIS है ना, ये एक हमें फंड बनाना है। ये जो फंड होगा वो क्या करेगा, ये हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, और जो हमारा डिफेंस जो है उसको मॉडर्न करने के लिए, यानी कि डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन फंड, या हिंदी में कहे तो रक्षा और आंतरिक सुरक्षा आधुनिकीकरण नीति। ये देखिए रक्षा में आपको अलग से थोड़ा पैसा अलॉट कीजिए, और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। म्यांमार में, पाकिस्तान के एरिया से, चाइना के एरिया से जो इंट्रूजन हो रहा है, तो हमें इमरजेंसी में वहां पर भी कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने कहा कि बजट में जो भी आप पैसा आवंटित करते हो वो करो, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि बजट के लिए जो भी आप पैसा आवंटित करते हो वो करो। लेकिन क्या होता है कि इन्होंने एक वर्ड यहां पर यूज किया, वो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर। वो कहते हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि डिफेंस का जो बजट होता है, हालांकि डिफेंस में कहां खर्च किया जाएगा वो बताया नहीं जाता। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि 2021-22 के बजट के लिए केंद्र सरकार ने मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए रखे, ठीक है। लेकिन 2021-22 जब समाप्त होने के लिए आया तो भारत ने रक्षा क्षेत्र में तकरीबन जो है मान लीजिए कि 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जब रिवाइज एस्टिमेट आया लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर लिए हमने। कहीं से राफेल खरीदा, कहीं से डसॉल्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें हम हथियार वगैरह खरीद रहे हैं आजकल, है ना। और ऑब्वियसली है कि इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होनी भी चाहिए, खरीदने भी है, ठीक है ना, ताकि मजबूत रहे हम। तो उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, गैप रह जाता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इस बीच में एक नई सेवा देने के लिए, न्यू सर्विस के लिए, या जैसे अभी देखिए कि महिलाओं को आर्मी में परमानेंट कमीशन दिया गया, तो ऑब्वियसली वहां पर आर्मी को थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, अलग से रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, बहुत सारी जो उनकी डिग्निटी, महिलाओं की डिग्निटी के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं आर्मी में, वो काम किया जाएगा सारा। तो इसके लिए आपको अलग से पैसा रखना पड़ेगा। तो कहा कि इस गैप को भरने के लिए इन्होंने कहा कि हमें एक फंड बनाना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारी बजट की नीड है, जिसमें पैसा रखा गया और वाकई में जो पैसा खर्च हुआ, उस गैप को भरने के लिए भारत को एक अलग से रक्षा और आंतरिक सुरक्षा आधुनिकीकरण फंड ये हमें बनाना चाहिए। और इस फंड में टोटल पैसा रखने की बात की है, वो इन्होंने कहा कि 2,38,354 करोड़। कितना? इन्होंने कहा कि 2,38,354 करोड़ रुपए आप इसमें रखिए, ताकि डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी को हम जो है, और ये पैसा उन्होंने कहा कि ये पैसा धीरे धीरे आप कॉन्सोलिडेट फंड जो है, हमारी संचित निधि है, उस संचित निधि में धीरे धीरे ट्रांसफर करते जाओ, ठीक है ना। और कॉन्सोलिडेट निधि में धीरे धीरे ट्रांसफर करते जाओ। जब भी सेना के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, पार्लियामेंट से अप्रूवल लो, पार्लियामेंट आपको कॉन्सोलिडेट फंड से पैसा निकाल कर दे देगी। पार्लियामेंट
जब आपकी संचित निधि में से पैसा निकाल कर देगी, वो पैसा संचित निधि में कहां से आएगा? वो पैसा इस निधि से आएगा। रक्षा और आंतरिक जो सुरक्षा आधुनिकीकरण है, यहां से पैसा आएगा। ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है ना? अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज जो है उसको थोड़ा वो, ठीक है ना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखिए, ये और इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एफआरबीएम एक्ट से थोड़ा मिलता जुलता इनकी रिकमेंडेशन है। एफआरबीएम एक्ट की भी हमारी क्लास होने वाली है। देखिए ये इन्होंने कुछ फिस्कल डायरेक्शन दिया है, कुछ क्या दिया है? फिस्कल डायरेक्शन, जिसको हिंदी में आप कहेंगे राजकोषीय दिशा निर्देश। यहां पर किसी ग्रांट की तो बात नहीं है, लेकिन इसको आप अपने मेंस में लिख सकते हैं बहुत जगह कि भाई जैसे भारत में, जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है इस क्षेत्र में, या इसको कम करने के लिए भारत सरकार ने कौन से उपाय किए, तो उसमें आप 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश भी लिख सकते हैं। आप एफआरबीएम एक्ट को तो लिख ही सकते हैं, उसमें 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों को भी आप वहां पर कोट कर सकते हैं। एग्जामिनर अगर देखेगा तो अच्छे नंबर आएगा। देखिए उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी राज्य सरकार है, उनका राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है, फिस्कल डेफिसिट, सबसे बड़ा डेफिसिट वो ज्यादा है, तो इन्होंने कहा कि इसको कम करना है। तो इन्होंने जो सिफारिशें दी हैं वो लगभग आप देखोगे तो जो आपकी एनके सिंह कमेटी, जब एनके सिंह कमेटी के नाम से ही उनकी सिफारिशें आई थी, एफआरबीएम एक्ट में संशोधन किया था, तो वही सिफारिशें आपको मोटी मोटी रूप से यहां पर दिखाई देगी। इन्होंने कहा कि हम एक काम करो, आप जो है 2021, सुनना, 2021-22 तक हर एक राज्य सरकार कोशिश करेगी कि उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो उनकी जीडीपी का या जीएसडीपी का कितना होना चाहिए? 4% होना चाहिए। एक तो इन्होंने ये कहा 2021-22 में, इन्होंने कहा 2021-22 में कितना होना चाहिए? 4% होना चाहिए। फिर 2021-22 के बाद में फिर 2022-23 आएगा, तो 2022-23 में इन्होंने कहा कि वो 3.5% होना चाहिए, फिर उसमें कम कर लो, ठीक है, 3.5% होना चाहिए। फिर 2023-24 आएगा, 2023-24 आएगा, 2023-24 में आपको कितना करना है? 2023-24 से आपको 25-26 तक, उसको 2023-24 से 25-26 तक धीरे धीरे करके इसको 3% तक लाना है। ठीक है ना, कितना? 3% तक लाना है। तो सबसे पहले तो इन्होंने फिस्कल डायरेक्शन में जो पहली डायरेक्शन दी है वो ये दी है कि 2021-22 में प्रत्येक राज्य सरकार को कोशिश करनी चाहिए और केंद्र को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो जीडीपी का 4% हो जाए 2021-22 में। फिर 2022-23 में वो आपकी जीडीपी का 3.5% हो जाए, 3.5% हो जाए, और 2023-24 से 25-26 तक आते आते 25-26 के एंड तक जो है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए थैंक यू, वो होना चाहिए 3% के आसपास। पहली सिफारिश तो ये जो आपको लिखनी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, आप सभी का अभिनंदन। पहले तो इन्होंने ये बात की। दूसरा इन्होंने कहा कि देखिए हमने देखा है कि कई राज्यों में राजकोषीय घाटा ज्यादा होने का कारण ये भी है कि वहां के जो डिस्कॉम है, जैसे आपने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर, ये डिस्कॉम घाटे में, आप सबने देखा होगा कि इनकी हालत खराब है। और इन डिस्कॉम के लिए आपने उदय योजना का भी नाम सुना होगा। आपने जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा या इससे 1 साल पहले का, तो उसमें उदय योजना के तहत जो है राज्यों को अलग से पैसा डिस्कॉम के लिए खर्च करना पड़ता था कि भाई डिस्कॉम जो है वो घाटे से उबर जाए। लेकिन कई बार देखा गया था, इसलिए घाटे भी 2 प्रकार के आते थे, एक तो डिस्कॉम उदय योजना सहित और एक उदय योजना रहित, विद उदय योजना, विदाउट उदय योजना का नाम सुना होगा। तो कहा कि भाई एक कारण ये भी है राज्यों का राजकोषीय घाटा होने के कारण, वो है इलेक्ट्रिसिटी वाला एरिया, विद्युत क्षेत्र। तो उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र में हम 0.5% की अतिरिक्त हम उधार देने की भी उन्होंने कहा कि अनुशंसा दी कि भाई हो सकता है कि मान लीजिए कि राजस्थान है, अब राजस्थान में बिजली की किल्लत है, बिजली की किल्लत भी, और दूसरा ये भी है कि राजस्थान में जो अपने डिस्कॉम है वो घाटे में चल रहे हैं। अब राजस्थान सरकार अगर डिस्कॉम को पैसा देगी, मान लीजिए, है ना, या बिजली क्षेत्र में कोई नया प्रोजेक्ट लगाएगी, तो ऑब्वियसली राजस्थान सरकार को वह पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च करना पड़ेगा तो राजस्थान सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, ठीक है ना, राजस्थान खर्च करोगे तो बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि राज्यों को कोशिश करिए कि आप जो है 0.5 यानी कि 0.5% आप अतिरिक्त वार्षिक उधार दीजिए, कि जो आप उधार दे रहे हो राज्यों को, तो उसको विद्युत क्षेत्र में आप 0.5% एक्स्ट्रा दे दीजिए कि भाई ये लो, हम जो है आपको अलग से पैसा, ताकि राज्य जो है वो अपना जो ये जीडीपी वाला जो है, ये जो राजकोषीय घाटा वाला जो लक्ष्य है वो उसको प्राप्त कर सके। एक तो इन्होंने ये बात कही, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, कोट करके लिखना, अब वहां पर आपके काम आ जाएगा।
दूसरा उन्होंने कहा कि जो एफआरबीएम एक्ट बनाया गया था 2003 में, 2003 में एफआरबीएम एक्ट बनाया गया था। फिर 2003 के एफआरबीएम एक्ट में 2015-16 में संशोधन हुआ एनके सिंह साहब समिति से, ठीक है ना, और वही सिफारिशें लगभग यही थी। उन्होंने कहा कि एफआरबीएम एक्ट का अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो एफआरबीएम एक्ट बनाया, एफआरबीएम एक्ट कौन लागू कर रहा है? राज्य सरकार अपने राज्यों में, केंद्र सरकार अपने केंद्र में। अब अब वो कभी वो 5% भी हो जाए, कभी 7% भी हो जाए, तो उनको पूछने वाला कौन है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? विधानसभा में डिबेट हो सकता है, या लोकसभा में या राज्यसभा में डिबेट हो सकता है, लेकिन एक प्रभावी उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास में कोई एजेंसी है नहीं। तो इन्होंने कहा कि देखिए एफआरबीएम एक्ट जो है वो प्रॉपर रूप से लागू हो, उसकी प्रॉपर रूप से मॉनिटरिंग हो, ठीक है, उसका कार्य, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बना दीजिए, एक क्या कीजिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी बना दीजिए। यानी कि ये वो कह रहे हैं कि इसकी ऑडिटिंग करवाने के लिए आप एक आउटर एक एजेंसी बना दीजिए, वो जो आकर ऑडिटिंग करे कि देखिए जो है आपने जो है 3% जीडीपी, आप राजकोषीय घाटा आपको 3% रखना था लेकिन आप तो 5% रख लिया, आपने जो है 2% ज्यादा आपने रखा है, तो आप बताइए आप क्या एक्शन लेने वाले हो, एकदम प्रॉपर तरीके से जो है क्या क्या करने वाले हो। तो इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, तब जाकर जो है एफआरबीएम एक्ट आपका अच्छे से लागू हो पाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए अपन ने ये आज की क्लास ली है, तो उसमें आप सवाल, तो आप आरएस तैयारी करें, आप सवाल आंसर फॉर्म में आइए आप खुद ही। जैसे एक सवाल आपका बन सकता है, सीधा सीधा पहला सवाल की 15वें वित्त आयोग के गठन, 15वें वित्त आयोग के गठन का उल्लेख करें। सिंपल सा एक सवाल, तो आपको बताना है कि भाई कितने मेंबर है, क्या है, कौन से आर्टिकल, एक आध डेट भी याद है तो वो लिख लो। पहला सवाल तो ये। दूसरा बेसिक सवाल आ सकता है कि 15वें वित्त आयोग क्या होता है, उसकी सिफारिशें लिखिए, ठीक है ना, मतलब वो क्या काम करता है वो लिखिए। फिर अगला एक सवाल आ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के सलाहकारी परिषद का उल्लेख करें। तो उसमें मैंने आपको बताया कि 6 सदस्यों की जो सलाहकारी परिषद है, थोड़ा थोड़ा पता हो तो लिख लेंगे, सलाहकारी परिषद, एडवाइजरी काउंसिल का उल्लेख करें। फिर एक सवाल आ सकता है कि 15वें वित्त आयोग में की गई राजस्व हस्तांतरण सिफारिशों का उल्लेख करें। तो आपको बताना है 41% वगैरह, ये ठीक है ना, वो बताना है। फिर एक सवाल आ सकता है आपका, जैसे 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो आपके स्थानीय निकायों के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, स्थानीय निकायों के लिए की गई सिफारिशों का उल्लेख करें। तो ध्यान में रखना है। एक सवाल आ सकता है कि 15वें वित्त आयोग जो है, 15वें वित्त आयोग, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो है आप लिखिएगा कि यहां पर आपदा प्रबंधन हेतु डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या सिफारिशें की है। इस पर एक सवाल आ सकता है आपका, 5 नंबर का सवाल। फिर एक सवाल आ सकता है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा जो है राजकोषीय जो दिशा निर्देश है, जो फिस्कल डायरेक्शन है, राजकोषीय दिशा निर्देशों का उल्लेख करें, जो राज्य दिशा निर्देश के संदर्भ में जो सिफारिशें की है। फिर एक एग्जामिनर 10 नंबर का सवाल दे सकता है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करें। सीधा 15वें वित्त आयोग की टोटल, वो ये 10 मार्क्स का सवाल आ सकता है, रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, ये 10 मार्क्स का आ सकता है। तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा, एक सवाल के लिए भी मतलब 5 नंबर का सवाल पूछा जाए या एक 10 नंबर का भी सवाल आ जाए, तो आप थोड़ा जो है ध्यान में रखिएगा और इस पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज की क्लास में सबसे पहले तो देखेंगे कि एफआरबीएम एक्ट क्यों लाया गया, क्या प्रोविजन है। 2003 में अगर लाया गया, पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया, जो 2004 में उसके बाद लागू हो गया था, उसके लिए पार्लियामेंट ने उसके बाद नियम भी बनाए थे, उन नियमों में क्या लिखा हुआ है वो सारी बातें करेंगे। और उसके बाद एक एनके सिंह समिति भी गठित की गई थी, जिसको एफआरबीएम रिव्यू कमेटी भी कहते हैं। उनकी क्या सिफारिशें थी और उन्होंने क्या एफआरबीएम एक्ट में जो है संशोधन करने के प्रावधान किए गए थे। देखिए आप सबको पता है कि पार्लियामेंट द्वारा जो है 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसको आप एफआरबीएम एक्ट कहते हैं,
वो 2003 में लाया गया और ये जो एक्ट है ये 2004 में लागू हो गया था और उससे संबंधित जो नियम भी थे वो 5 जुलाई 2004 से लागू हो गए थे। ये एक्ट लाने का कारण ये भी था कि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में जो ऋण और जीडीपी अनुपात जो है वो बिगड़ता हुआ जा रहा था, यानी कि डेप्थ जीडीपी रेशियो, यानी कि जितनी आपकी जीडीपी है उसकी कई तुलना में हम जो है उस पे लोन ले रहे थे और लोन को फिर चुकता करने के लिए हम बाजार से उधार भी ले रहे थे, फिर हम बाहर से भी उधार ले रहे थे। तो एक वित्तीय स्थिरता लाई जाए इंडियन इकोनॉमी में, या भारत सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उस घाटे को कितना रखा जाए। क्योंकि आमतौर पर गठबंधन की सरकारें बनने के बाद में ये हो गया था कि मिनिस्ट्री का जिस तरीके से वो बंदरबाट जैसी नीति आ गई थी और उसके बाद में जो जिस तरीके से सरकार जो है वो लोक लुभावन नीतियों के द्वारा खर्चा कर रही थी, तो उसमें ये जरूरी था कि एक पार्लियामेंट ऐसा एक्ट बनाए और उस एक्ट के द्वारा जो है जो भी सरकारें आने वाले समय में आए उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि भाई देखिए आप इस लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, इस लिमिट से अगर आप ज्यादा खर्च करेंगे तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक क्रेडिबल, एक विश्वसनीय अर्थव्यवस्था नहीं मानी जाएगी। और उसमें कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए, कानून में कुछ प्रावधान किया गया कि कितना खर्च करना चाहिए। फिर अगर आपने खर्च कर लिया है तो उसके ऊपर फिर एक रिव्यू कमेटी क्या होगी, कितना आगे आरबीआई से आप कितना लोन सकते हैं, वो लोन ले सकते हैं। उन सारी बातों को इसमें रखने के लिए या आने वाले समय में लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने 2003 में एफआरबीएम एक्ट को लाया गया और एफआरबीएम एक्ट को जो है लागू किया गया। तो इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है, एक तो देखिए कि ये जो 2003 में जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लाया, इस एक्ट में 2-3 बातें एनसीईआरटी में भी लिखी गई है, वहां से भी मैं आपके सामने रख लूं जो काफी अच्छी है। 10 नंबर का सवाल आए कि एफआरबीएम एक्ट की विशेषता बताइए, तो मुझे लगता है कि इस एक्ट को एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। देखिए इस एक्ट में जो सबसे पहली बात की गई वो ये की गई कि भारत सरकार का जो सबसे बड़ा घाटा है, जिसको आमतौर पर आप फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा जो है जो आपकी जीडीपी है, जीडीपी के परसेंटेज में आता है। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी जीडीपी तो 100 रुपए की है और आप जो है खर्च कर रहे हो 110, यानी कि आप जो है आपका राजकोषीय घाटा 10% हो गया है ना, या आपकी जीडीपी तो 100 रुपए की है और आप खर्च करो 125 रुपए, या आपका जो है राजकोषीय घाटा 25% हो गया। तो ये जो डबल डिजिट में इंडिया की इकोनॉमी में जो फिस्कल डिफिसिट हो रहा था, कहा कि उसको अब कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहली बात की कि देखिए अब है 2003 और ये एक्ट जो है ये आपको टारगेट दे रहा है अगले 5 साल के लिए, यानी कि 2003 में ये कानून लाया गया, 2004 से लागू किया गया और भारत सरकार के सामने ये रखा गया उस एक्ट के द्वारा कि आप जो है हर साल जो है 0.3% की कमी करते हुए 2008-9 तक आप जो है जीडीपी घाटा, यानी कि जो जीडीपी में जो राजकोषीय घाटा है उसको कितना लेकर आओगे, जीडीपी का 3%। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक प्रावधान किया कि भाई आपको राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% लाना है, यानी कि अगर आपकी इनकम, आपकी जीडीपी अगर 100 रुपए की है जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के द्वारा सरकार उस पर टैक्स लगाती है, कुछ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन सरकार भी करती है और वही सरकार की इनकम होती है आमतौर पर। तो मान लीजिए कि आपकी इनकम अगर 100 रुपए की है तो आप कोशिश करिए कि 2008-9 तक आपका जो खर्च हो वो 103 रुपए के आसपास हो, यानी कि 3% तक आप लेकर आइए। सबसे पहली तो बात इन्होंने ये की, लेकिन एक साथ तो आप कम नहीं करोगे क्योंकि सरकारों को यह भी टेंशन था कि भाई हम ही कम क्यों करें, हमने तो लोगों से वादे किए हैं खूब सारे, उनको निभाना भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जो है हर साल कितना कीजिए, 0.3% जो है आप हर साल कम कीजिए और कम करते करते 2008-9 में आप 3% तक लेकर आइए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, गुरप्रीत में ऐड कर लूंगा बिल्कुल। दूसरा उन्होंने कहा राजस्व घाटा, जिसको आरडी, ठीक है ना, रेवेन्यू डेफिसिट। उन्होंने कहा कि देखिए राजस्व घाटा जो है वो आपको 2008-9 तक कितना करना है, 0% करना है। राजस्व घाटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि राजकोषीय आय, राजस्व घाटा यानी कि आपकी रेवेन्यू इनकम है, आपकी राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, जिसको आप कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व आय मतलब वो होता है जो सरकार की रियल इनकम मानी जाती है, जो सरकार टैक्स लगाकर या सरकार जो है मुनाफा, अगर सरकार के जैसे भारतीय रेलवे अगर कमाकर भारत सरकार को मुनाफा दे तो ये सरकार की रियल इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, या टैक्स के द्वारा आती है। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच में जो घाटा होता है उसको आप 2008-9 तक कितना करेंगे, 0%। तो सबसे पहले तो इन्होंने 2 टारगेट दिए। क्या टारगेट दिए, फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा आपको 2008-9 में 3% तक लाना है और रेवेन्यू डेफिसिट आपको कितना लाना है, 0% लाना है 2008-9 तक। हालांकि उसके बाद में 1 साल उनको और दे दिया गया था और 2009-10 कर दिया गया था, ठीक है ना।
राजकोषीय घाटा आपको हर साल 0.3% कम करते करते ये लक्ष्य अचीव करना, और जो आपका राजस्व घाटा है ना, जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, वो हर साल 0.5% कम करते करते इसको 0% तक लाना है। पहला तो उनको ये टारगेट दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इस टारगेट को पूरा करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि कोविड जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, या आपको जो है कभी युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए इसी दौरान 2003 से 2008 के बीच में मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो जाता है, तो सरकार को युद्ध जीतने के लिए अपने सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नए हथियार खरीदने में, गोला बारूद में, बहुत जगह, या नई आर्मी में भी अगर नई वैकेंसी निकालनी हो तो हो सकता है ऐसे कंडीशन हो। तो उन्होंने 2 एस्केप क्लॉज रखे थे, उन्होंने भी उस समय भी 2 एस्केप क्लॉज रखे थे। उन्होंने कहा था कि देखिए, उन्होंने पर 2 ही रखे थे। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एंड आपकी अगर नेचुरल कैलामिटी आती है, यानी कि अगर राष्ट्रीय, अगर आपके सुरक्षा का मुद्दा हो जाता है, और अगर प्राकृतिक आपदा, ठीक है, ये 2 चीज उन्होंने 2 ही लिखी थी। हालांकि एनके सिंह कमेटी ने उसमें 2-4 चीजें और डाल दी गई थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा, इसमें ही आप जो है, आपको हम एस्केप क्लॉज यानी कि छूट देते हैं। छूट कितनी होगी इसके बारे में प्रोविजन नहीं किया कि इसमें आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो, इन 2 मामलों में हम आपको छूट भी देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, भारत सरकार जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2006-7 से केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की प्राइमरी सिक्योरिटी को नहीं खरीदेगा। यानी कि आमतौर पर यह था कि भारत सरकार को जब भी अपने घाटे की पूर्ति करनी होती तो वो क्या करता था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है अपनी कोई एसेट जो थी उसको बेच देती थी, और बेचने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार गिरवी रख लेती थी और भारत सरकार को उसके बदले में पैसा मिलता था। तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश करिए कि 2006-7 से आप कोई भी अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं दोगे और ना ही उनसे खरीदोगे, आपको ही सारा ये बैलेंस करना है। हालांकि उन्होंने उधार लेने की सीमा को भी यहां पर कम कर दिया था। एक तो उन्होंने ये बात की। देखिए, थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ था, पर अभी सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल इशू है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, ये टेक्नोलॉजी का युग है। देखिए, एफआरबीएम एक्ट की हमने मोटी मोटी बात की कि आपको 2008 और 9 टारगेट दिया। आपको जीडीपी यानी कि फिस्कल डेफिसिट आपको कितना करना है, 3% तक लाना है। आपको रेवेन्यू डेफिसिट कितना लाना है, 0% यानी कि राजस्व घाटा 0% लाना है आपको। इसके अलावा उन्होंने आपको ये भी कहा कि देखिए, हम आपको एस्केप क्लॉज देते हैं, यानी कि कुछ छूट भी देते हैं। अगर भारत में कभी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो जाता है, राष्ट्रीय आपदा का मुद्दा हो जाता है, या कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो प्राकृतिक आपदा आने पर जो है क्या करना है आपको, जो है प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हम आपको छूट देते हैं, आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन कितना खर्च करना है इसके बारे में उन्होंने नहीं कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए, 2006-7 से केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो आरबीआई से किसी भी प्रकार की प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगी। उसके पीछे ये भी था कि कई बार ऐसा भी होता था कि सरकार जो है वो क्या करती थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी बहुत सारी जो सिक्योरिटीज होती थी उनको खरीद लेती थी, और जब एक बॉन्ड पत्र जब खरीदा जाता था भारत सरकार द्वारा तो उसके बदले में आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा। तो कहा कि जब आप प्राइमरी सिक्योरिटी आरबीआई की खरीदते हो तो उसके बदले में आपको वहां पैसा देना पड़ता है, और इसके बदले आपको पैसा खर्च कर रहे हो, देना पड़ रहा है मतलब आपको खर्च करना पड़ रहा है। तो वैसे भी आप घाटे में चल रहे हो तो आरबीआई की प्राइमरी सिक्योरिटी आप नहीं खरीदोगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे आप जो है आरबीआई को इतनी भी ज्यादा जैसे जब भी घाटे को पूरा करना होता है तो आरबीआई भी जो है भारत सरकार के नाम से सिक्योरिटी जारी करती है, तो उनमें भी उन्होंने कहा कि जीडीपी के 3% से ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आपको इतना रखना है। इसके अलावा इन्होंने एक जो मेजर यहां पर बात की गई थी वो मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, एक मेजर यहां पर, चलो इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने जो मेजर बात की थी एफआरबीएम एक्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थी वो ये आई थी कि जब भी आने वाले समय में, यानी कि 2004 के बाद जब भी भारत सरकार, कोई भी भारत सरकार हो, अगर वो बजट लेकर आ रही है तो बजट के साथ में उनको 2-3 डॉक्यूमेंट्स अलग से लाने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जब भी आप बजट पेश करोगे तो बजट के साथ में एक आपको मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण जो है, जो मीडियम फिस्कल डेफिसिटी, जो आपका, आप देखते हो कि आजकल आपने देखा होगा कि एक मध्यावधि राजकोषीय नीति आती है ना, 3 महीने में। तो उन्होंने कहा कि आपको मध्यावधि राजकोषीय नीति लानी है। ये मध्यावधि राजकोषीय नीति जो लाने का प्रावधान किया था वो एफआरबीएम एक्ट में किया गया था। तो सबसे पहले तो ये बात उन्होंने की। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक आपको राजकोषीय नीति रणनीति विवरण पत्र भी आपको लाना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट ये उन्होंने कहा कि फिस्कल पॉलिसी में इसमें क्या क्या शामिल होगा वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक आपको मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट,
व्यष्टि अर्थशास्त्री संरचना विवरण मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी आपको लाना है, और एक आपको मध्यावधि व्यय रूपरेखा विवरण। हालांकि बाद में इस पर ज्यादा ध्यान सरकारों ने नहीं दिया है, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप देखोगे तो आज अगर आप भी अगर राजस्थान का बजट देख लीजिए या आप देखिए कि केंद्र सरकार का बजट देख लीजिए, तो उसमें आपको एक मध्यावधि राजकोषीय नीति देखने को मिलेगी, एक राजकोषीय नीति रणनीति विवरण दिखाई देगा, और एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्रीय संरचना विवरण भी आपको दिखाई देगी। ये जो सबसे पहले प्रावधान किए गए थे ये FRBM एक्ट में ही किए गए थे। अगर इसकी बात करें, देखिए एक इन्होंने बात की थी कि आपको क्या लाना है, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण। तो मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण यानी कि जैसे अब साल भर का बजट हो गया है ना, साल भर का बजट हो गया और कहा कि भाई हम अगले साल जो है हमारा जीडीपी जो घाटा है, हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का हम 3.5% रखेंगे। मान लीजिए भारत सरकार ने कहा, अब ये अप्रैल में एकदम शुरुआत में कहा, ये फरवरी में एकदम शुरुआत में कहा, और 2021 फरवरी में कहा इन्होंने, और ये जो है अगले मार्च मान लीजिए कि मार्च 2022 को ये रिव्यू करने वाले हैं। तो बीच में ये देखा जाएगा 3-3 महीने में कि क्या वाकई में भारत सरकार जो है वो राजकोषीय घाटे को 3.5 जो है रखने के लिए वास्तव में भारत सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उनको इसमें कहा कि भाई आपको एक मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण जो है आपको लेटर लाना पड़ेगा। उसमें क्या शामिल किया जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा कि आपके जीडीपी के परसेंटेज में आपका राजस्व घाटा कितना है वो बताना पड़ेगा, जीडीपी के परसेंटेज में आपका जो राजकोषीय घाटा कितना है वो आपको बताना पड़ेगा, जीडीपी के परसेंटेज में आपका जो टैक्स रेवेन्यू है, जो कर राजस्व है वो कितना है वो बताना पड़ेगा, और जीडीपी के परसेंटेज में केंद्र सरकार की कितनी लायबिलिटीज है वो भी बतानी पड़ेगी, केंद्र सरकार की कुल देयता है। तो ये 2 नंबर का मान लीजिए एक सवाल आ सकता है आपके RS मेंस में कि FRBM एक्ट के अंतर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण पत्र में कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी मदें शामिल की जाती है, क्योंकि FRBM एक्ट में प्रावधान किया गया था। तो आपको बताना है कि भाई सबसे पहले तो क्या बताया जाएगा, जीडीपी के हर एक चीज जीडीपी के परसेंटेज में आपका रेवेन्यू डेफिसिट RD, ठीक है ना, जीडीपी के परसेंटेज में आपका फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, जीडीपी के परसेंटेज में आपका टैक्स रेवेन्यू कर राजस्व, और जीडीपी के परसेंटेज में आपका क्या कुल दायित्व यानी कि आपकी टोटल लायबिलिटीज कितनी है वो आपको मध्यावधि समीक्षा में बतानी पड़ेगी। ये आपको लिखना है 2 नंबर का है। तो इसके अलावा दूसरा लेटर उन्होंने बात की थी, वो की थी आपको एक राजकोषीय पॉलिसी, एक आपको पूरा पेपर लाना पड़ेगा फिस्कल पॉलिसी का। इंग्लिश में मैं PDF तो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। राजकोषीय नीति युक्ति विवरण, ये दूसरा डॉक्यूमेंट लाने के लिए उन्होंने कहा था। इस दूसरे डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार को क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन कौन से जो है शामिल किए जाएंगे फैक्टर। एक तो आपका शामिल किया जाएगा आपकी टैक्स पॉलिसी क्या है, ठीक है ना, टैक्स पॉलिसी। तो कर नीति आपको बतानी पड़ेगी इस लेटर में, ठीक है ना, कर नीति बतानी पड़ेगी। एक आपको आपकी एक्सपेंडिचर नीति यानी कि आपकी व्यय नीति क्या है वो आपको एक्सपेंडिचर पॉलिसी वो बतानी पड़ेगी। एक उन्होंने कहा कि सरकार से आप सरकार उधार कितना ले रही है, सरकार उधार कितना दे रही है, और जो घाटा हो रहा है उसका कंट्रोल किस तरीके से कर रही है, ये आपको किसमें बताना पड़ेगा। आपका जो फिस्कल पॉलिसी का जो पेपर होगा, जो राजकोषीय नीति जो युक्ति विवरण होगा, एक जो दूसरा लेटर बताने की बात की गई थी उसमें आपको ये सारी चीजें लानी है। इसके अलावा तीसरा जो लेटर उन्होंने कहा था वो आपको कहा था वृहद आर्थिक रूपरेखा, मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू जो आपका लेटर होगा या आपका जो रिपोर्ट होगी मैक्रो ओवर इकोनॉमी, या आप कहेंगे कि वृहद आर्थिक रूपरेखा रिपोर्ट, ये भी FRBM एक्ट के तहत ही लानी थी। FRBM एक्ट के अंतर्गत जो वृहद आर्थिक जो रूपरेखा मैक्रो इकोनॉमिक जो होगी उसमें क्या क्या आपको बताना पड़ेगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जीडीपी की ग्रोथ जो है, जीडीपी की ग्रोथ जो है कितने % से बढ़ रही है या कम हो रही है वो बतानी पड़ेगी। आपका जो एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल जो आपका बाह्य क्षेत्र है, जैसे आपका आप इंपोर्ट कितना कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, आपके देश में विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व कितना आ रहा है ना, आपका जो है करंट अकाउंट कितना, डेफिसिट कितना है, चालू खाता कितना है वगैरह है, वो सारा बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो कैपिटल मार्केट है, जो आपका पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार जिसमें आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सारे जो बैंक आते हैं उनकी आप देखोगे तो जो मुद्रा आपूर्ति है, जो मनी सप्लाई है वो कितनी है, M1 में कितनी मुद्रा है, M2 में कितनी मुद्रा है, आप सबने पढ़ा होगा, L1 में कितनी है ना, L2 में कितनी, आपने वो सारा, तो वो पूरा मौद्रिक समुच्चय आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार का जो वित्त पोषण है वो किन किन उपकरणों से पूरा किया जा रहा है, केंद्र सरकार जो है वो घाटे की पूर्ति किस तरीके से कवर कर रही है, क्या वो बाजार से उधार लेकर कर रही है या विदेशी संस्थाएं जो जैसे अपने IDB जैसे आपका IMF वगैरह इनसे कर रही है। तो ये 3 लेटर बड़े इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पर सवाल आ सकता है। यूपीएससी में तो पूछा गया था, यूपीएससी में ये भी पूछा गया था कि भाई
FRBM एक्ट के अंतर्गत जो वृहद आर्थिक जो रूपरेखा होती है उसमें कौन कौन से आइटम शामिल की जाती है। तो हो सकता है आरएस में भी इस बार पूछा जाए कि FRBM एक्ट के अंतर्गत जो मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू जो एक रिपोर्ट लाई जाएगी FRBM एक्ट के अंतर्गत, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएगी, तो आपको ध्यान में रखना है उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। एक तो आपका जीडीपी परसेंटेज शामिल किया जाएगा, एक तो जीडीपी परसेंटेज, एक आपका, अगर आपने कभी देखा है क्या, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे का एक पहला लेटर आता है, एक पहला पेज होता है, पहले पेज में आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ही लिखा होता है। आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, आपने राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि पहला चैप्टर खत्म होने के बाद में एक ऐसा पेपर है जिसमें सारे, जैसे जीडीपी कितनी है, जीडीपी में ग्रोथ रेट कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आपका इंडेक्स सारे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स कितना हुआ है, वो सारे इंडेक्स जो है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर वगैरह, वो क्या है, वो आपका वृहद आर्थिक परिदृश्य है। तो वो वृहद आर्थिक परिदृश्य लाने का जो काम सबसे पहले किया गया था वो FRBM एक्ट में किया गया था। तो उसमें एक आपकी इकोनॉमी का वृहद इकोनॉमिक या एक ओवरव्यू आएगा, दूसरा आपका जीडीपी की ग्रोथ रेट आएगी, एक्सटर्नल सेक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा, जैसे राजस्थान कि इकोनॉमिक सर्वे में भी एक चैप्टर होता है जिसमें बताया जाता है कि हम कौन सी वस्तुओं का ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपके बैंक में कितना जमा धन है, कौन से बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एनपीए कितना है, वो सारा बताना पड़ेगा, और केंद्र सरकार किस तरीके से वित्त पोषण कर रही है, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू में आएगा, ठीक है। एक लेटर लाने की बात की थी, राजकोषीय नीति युक्ति विवरण, ठीक है, इंग्लिश में मैं कंटेंट आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। राजकोषीय नीति युक्ति विवरण, उसमें आपका क्या आएगा, राजकोषीय फिस्कल वाली, तो टैक्स पॉलिसी क्या है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या है, कर नीति क्या है, व्यय नीति क्या है, सरकार कहां से उधार ले रही है, उधार दे रही है, उधार ले रही है, दे रही है, उसमें कितना गैप है, क्या है, ठीक है ना, उसकी बात की, बाह्य क्षेत्र से ज्यादा ले रही है कि आंतरिक क्षेत्र से ज्यादा ले रही है, उसको बताना था। तीसरा लेटर कौन सा था, तीसरा था आपका मध्यावधि राजकोषीय नीति, जो आपका मिड जो टर्म जो आपका फिस्कल पॉलिसी रिव्यू होता है वो आपको करना था। उसमें क्या बताना है, उसमें 4 आइटम बतानी है। जीडीपी के परसेंटेज में आपका राजस्व घाटा कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, जीडीपी के परसेंटेज में आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, जीडीपी के परसेंटेज में आपका कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू कितना है, और जीडीपी के परसेंटेज में आप सरकार की कुल क्या दायित्व, कितनी लायबिलिटीज है। तो एफआरबीएम एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था, ठीक है ना, एफआरबीएम एक्ट में यह भी प्रावधान किया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब क्योंकि ये देखो ये चीजें ऐसी है कि आपको तो ये तो आपने रटा हुआ होगा कि एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा 3%, राजस्व घाटा 0%, ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान में रखना है कि एफआरबीएम एक्ट में भी एस्केप क्लॉज का प्रावधान किया गया था, और उसमें क्या रखा गया था, इंटरनल सिक्योरिटी एंड प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा आने पर केंद्र सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है, कितना खर्च कर सकती है उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा था। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, एफआरबीएम एक्ट में इन्होंने यह भी कहा कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि सरकार की कुछ आकस्मिक देयताएं आ जाती है, कुछ जो है आकस्मिक देयताएं, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा कि भारत सरकार हर साल बजट जारी करती है, बजट जारी करने के बाद में सरकार जो है वो बीच बीच में नई योजनाओं को लेकर आती है, और आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा कि एक जो है आप कहते होंगे कि भाई एक तो लेखानुदान होता है, एक प्रत्यानुदान होता है ना, तो उसमें कई बार एक क्लॉज ऐसा भी है कि अगर भारत सरकार नई सेवा या ऐसी सर्विस जिसका पहले बजट में प्रावधान नहीं था, है ना, लेकिन भारत सरकार अगर कोई नई सर्विस नई योजना लेकर आ रही है और सरकार को उसके लिए पैसा चाहिए, तो सरकार क्या करेगी, सरकार उस पैसे को लेने के लिए फिर जो है संसद के पास जाएगी कि भाई देखिए हमें जो है आप संचित निधि से पैसा निकाल कर दीजिए, क्योंकि हम जो है एक नई योजना लेकर आ रहे हैं और उस योजना को पहले बजट में शामिल नहीं किया गया था और उसके बदले में हमें पैसा चाहिए। तो एफआरबीएम एक्ट में कहा गया कि कभी आपको ऐसे आकस्मिक धन की जरूरत पड़ जाए, है ना, कि आपको किसी सर्विस में पैसा देना हो या कोई चीज खरीदनी हो वगैरह हो जिसका बजट में प्रावधान नहीं था, तो आप आकस्मिक जो देता है, जो आपकी एकदम कहेंगे ना कि आप जो है अचानक से आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वो आप अपने जीडीपी का 5% ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। जीडीपी में मतलब कि एक तरीके से जीडीपी का 5% जो है उससे ज्यादा नहीं होगी, वो भी वृद्धिशील तरीके से बात की गई है। और अतिरिक्त देयता कभी एडिशनल ग्रांट की जरूरत पड़ जाए आपको पैसों की, तो वो 9% तक हो सकती है, लेकिन हर साल उसमें जो है आप 1% की कमी करते हुए नीचे जाओगे, ठीक है ना, कमी करते हुए नीचे जाओगे। ये भी एफआरबीएम एक्ट में लिखा गया था। तो एफआरबीएम एक्ट में क्या प्रोविजन किए थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2008-9 का उनको टारगेट दिया गया था और 2008-9 के टारगेट पर उनको काम करना था। 2008-9 के टारगेट पर केंद्र सरकार ने काम किया। हालांकि ये कानून राज्य सरकारों के
ऊपर तो कम ही लागू था, क्योंकि राज्य सरकार अगर इसको अपने यहाँ लागू करना चाहते थे तो वो कर सकते थे। लेकिन एफआरबीएम एक्ट को जब आप ओरिजिनली पढ़ोगे तो उसमें यह भी लिखा गया था कि जब हमने केंद्र सरकार के लिए एफआरबीएम एक्ट लाया तो उससे पहले कई ऐसे भारत में राज्य थे जिनका खुद का एफआरबीएम एक्ट था, यानी कि उसका नाम तो एफआरबीएम एक्ट नहीं था, लेकिन वो इसी तरीके से कुछ कानून थे जिसके आधार पर वो अपने जीडीपी के आधार पर कितना खर्च करना है कितना नहीं करना है उस पर वो काम कर रहे थे। कई राज्यों ने एफआरबीएम एक्ट को लागू भी किया है अपने राज्यों में, जैसे राजस्थान एक उसमें से है, बिहार एक उसमें से है, छत्तीसगढ़ एक उसमें से है, जिन्होंने उसी एफआरबीएम एक्ट को लागू भी किया है। ठीक है ना। नमस्कार। अब देखिए एफआरबीएम एक्ट जब 2008-9 का टारगेट दिया, फिर उसको बार बार बढ़ाया गया, 2000 फिर 11 भी कर दिया गया था। लेकिन समय के साथ में यह भी देखा गया कि 2008 में जिस तरीके से आर्थिक मंदी आई और अमेरिका में जिसे लेमन ब्रदर्स बैंक जो थे वो फॉल हुए, उसके बाद में भारत का जो है आप देखिएगा तो एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो ज्यादा हो गया, उसके बाद में भारत सरकार का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। इसी बीच में बैंकों में एनपीए की समस्या आ गई, बैंक जो है वो ट्विंस बैलेंस सिंड्रोम जिसको कहते हैं आप, दोहरे तुलन पत्र की समस्या में जब ग्रसित हो गए, तो ऐसी कंडीशन में ये जरूरी था कि केंद्र सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में बजट के द्वारा खूब सारा पैसा ठूसा, जिसको आप कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन या पुनर्पूंजीकरण भी कहते हैं। जब भारत का कोई भी बैंक जो है सरकारी बैंक घाटे में होता है तो केंद्र सरकार कई बार क्या करती है कि बजट में उस बैंक के लिए पैसा अलॉट करती है और उस पैसे को फिर बैंक को दे दिया जाता है कि भाई लीजिए आप घाटे में हो, हम आपको पैसा देते हैं, आप जिंदा हो जाओ वापस। या ऐसे बहुत सारे पीएसयू भी है, उनके लिए भी पुनर्पूंजीकरण किया जाता है। लेकिन जब भी भारत सरकार ऐसे बैंकों को या भारत सरकार की ऐसी कंपनियों में पैसा खर्च करती है तो सरकार को घाटा होता है, क्योंकि सरकार को पैसा डालना है तो ऑब्वियसली घाटे में है, फिर लाना पड़ेगा बाहर से, फिर आपको देना है। तो 2008-9 से आप देखोगे 16-17 के बीच में ऐसी खूब सारी घटनाएं देखने को मिली है। 2008 की मंदी तो विशेष रूप जिसने प्रभावित किया, तो जरूरी था कि एफआरबीएम एक्ट में संशोधित किया जाए, एफआरबीएम एक्ट को रिलुक किया जाए। तो इसके लिए आप देखोगे तो एक 2016-17 में एक कमेटी गठित की गई, जिन कमेटी के अध्यक्ष थे एनके सिंह साहब, वही एनके सिंह साहब जो अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। तो 2017 में एनके सिंह साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट का नाम था एफआरबीएम रिव्यू कमेटी रिपोर्ट या एफआरबीएम समिति समीक्षा रिपोर्ट। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 2017 में, और अप्रैल 2017 में एक ड्राफ्ट बनाया इन्होंने, ड्राफ्ट बना के केंद्र सरकार को दिया कि भाई देखिए जो आपने 2003 में एफआरबीएम एक्ट लाया था उसमें आप संशोधन कीजिए, उसमें जो भी प्रावधान किए हैं अब समय बदल गया है, क्योंकि सरकार का जो टैक्स जीडीपी रेशियो, जो डेप्थ जीडीपी रेशियो है, जो कर जीडीपी अनुपात है वो भी बड़ा है, तो अब आपको इसमें जो है संशोधन करना पड़ेगा। तो एनके सिंह साहब ने क्या कहा? एनके सिंह साहब ने एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सुझाव दिया उसकी मैं बात कहता हूं। एनके सिंह साहब ने देखिए एक तो इन्होंने कहा कि जो आपने पहले ये कहा था कि 2008-9 तक राजकोषीय घाटा 3% लाना था, और अब समय तो 2016-17 का आ गया है, तो वो वाला जो 3% या राजस्व घाटा 0% करना था वो टाइम तो गुजर गया है। अब इन्होंने कहा कि हम टारगेट लेते हैं 2022-23 का। इन्होंने क्या कहा? टारगेट लेते हैं 2022-23 का, 2022-23 हम टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जो राजकोषीय घाटा है, अच्छा ये समिति जो आई 2016-17 में, और इन्होंने कहा कि टारगेट आपको 2017-18 से शुरू करना है, 2017-18 से शुरू करना है और 2022-23 तक जाना है। यानी कि इन्होंने भी 5 साल का ही वो गैप रखा कि 5 साल में भारत केंद्र सरकार को ये सारा काम करना है। उन्होंने कहा कि देखिए राजकोषीय घाटा आपको 2017-18 में 3% रखना है, ठीक है, राजकोषीय घाटा 2017-18 में 3% रखना है, 2018-19 में भी 3% रखना है, कंटिन्यू 3% रखना है, 2019-20 में भी उन्होंने कहा कि 3% रखना है, 2020-21 में उन्होंने कहा कि 2.8% रखना है, 2021-22 में उन्होंने कहा कि 2.6% रखना है, और 2022-23 तक उन्होंने कहा कि 2.5% रखना है। आप जब किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ते तो उसमें आपको लिखा हुआ ये सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ मिलेगा कि एनके सिंह कमेटी की सिफारिश, जो एनके सिंह कमेटी ने जो एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करने के लिए जो मसौदा दिया था उसमें कहा कि भाई राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 2.5% लाना है। कब लाना है? 2022-23 तक। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी चरणबद्ध तरीके से लाना है। तो आपको ये चरणबद्ध तरीका तो याद नहीं रखना है एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में ये तो जो है याद रहता नहीं है ना। तो इन्होंने कहा कि 2.5% तक आपको लाना है, ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना इतना था कि आप वहां लिख के आओ वो पॉइंट, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल करेंगे उस पर। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए राजस्व घाटा जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है,
ये पहला था फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना, ये फिस्कल डेफिसिट था, ये उन्होंने कहा रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आपको 2017-18 में 2.1% लाना है, 2018-19 में 1.8 लाना है, 2019-20 में 1.6 लाना है, 2020-21 में 1.3 लाना है, 2020-21 में जो है 1.1 लाना है और 2022-23 में 0.8% लाना है। यानी कि आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने टारगेट सेट किए 2022-23, ये याद रखना है, 2022-23 टारगेट सेट किए। 2022-23 टारगेट के अनुसार आपको क्या अचीव करना है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो आपका राजकोषीय घाटा है, वो जीडीपी का कितना लाना है, 2.5% लाना है। और जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, जो आपका राजकोषीय घाटा है, वो जीडीपी का कितना लाना है, 0.8%। अब आप कंपेयर करो एफआरबीएम एक्ट वो वाला था, उन्होंने कहा था कि 2008-9 में राजकोषीय घाटा 3% लाना था और राजस्व घाटा 0% करना था। उन्होंने कहा कि नहीं, वो अब टाइम चला गया, अब आपको क्या करना है, 2022-23 तक राजकोषीय घाटा 2.5 और राजस्व घाटा 0.8% तक लाना है। पहली चीज तो उन्होंने ये इन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोविजन किया था एफआरबीएम, जो ये है ना, ये वाला मैंने आपको बताया 2.5 वाला, ठीक है ना, जो घटते घटते इस तरीके से आएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए जो ऋण जीडीपी अनुपात होता है, ऋण जीडीपी अनुपात, उन्होंने कहा कि ऋण जीडीपी अनुपात जो है वो 60% होना चाहिए, 60%। यानी कि अगर आपकी 100 रुपए की जीडीपी है तो आप 160 रुपए, यानी कि 160 यानी कि 60 रुपए आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। लेकिन जो 60 रुपए एक्स्ट्रा लोगे उसमें से 40 रुपए तो आप केंद्र सरकार अपने नाम से लेगी और 20 रुपए जो है वो राज्य सरकारों के नाम पर लेगी। आपने ये इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जब राज्य सरकारें बाहरी स्रोत से, एक्सटर्नल स्रोत से या आरबीआई से पैसा लेती है राज्य सरकारें, तो केंद्र सरकार उसमें गारंटी देती है। केंद्र सरकार की गारंटी पर राज्य सरकारों को लोन मिलता है, भले वो आरबीआई से हो, बैंकों से हो, या फिर मतलब जो बड़े लोन है, या फिर वो बाहर की एजेंसी से। जैसे मान लीजिए राजस्थान को अगर आईएमएफ से लोन लेना है या मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, तो उसमें केंद्र सरकार गारंटी देती है, या केंद्र सरकार का कोई बैंक जो है वो गारंटर के रूप में आता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी जीडीपी 100 रुपए की है तो 60% उस पर आप लोन ले सकते हो, 60%। यानी कि 100 रुपए की जीडीपी है तो आप कितना ले सकते हो, 60%। तो ऋण जीडीपी अनुपात जिसको कहते हैं जीडीपी डेप्थ या डेप्थ जीडीपी रेशियो कितना, उन्होंने कहा कि 60% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें जो है 40% तो आप लोगे उसका लोन और 20% कौन लेगा, 20% लेगा स्टेट गवर्नमेंट। 20% आपको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जीडीपी 100 रुपए की है तो 60 रुपए आपने लोन के रूप में ले लिया जीडीपी का और 60 का 60 रुपए केंद्र सरकार ने खर्च कर लिया। उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए, 40 रुपए आप खर्च करो, 20 रुपए राज्यों को दो। ये भी उन्होंने टारगेट किया, जो क्योंकि 2017 में ये 70% के आसपास था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि 2017 में 70% के अनुपात था। उन्होंने कहा कि 2022-23 तक आपको 60% रखना है, 40% जो है वो केंद्र के लिए और 20% राज्यों के लिए उन्होंने रखने की बात की ऋण जीडीपी अनुपात के रूप में। दूसरा उन्होंने ये प्रोविजन किया। तीसरा उन्होंने जो प्रोविजन किया उसको थोड़ा और डेप्थ में करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए पहले जो एफआरबीएम एक्ट आया था, एफआरबीएम एक्ट जो 2003 में आया था, एफआरबीएम एक्ट जो 2003 में आया था उसमें भी एस्केप क्लॉज था, है ना। क्या था, एस्केप क्लॉज। तो एस्केप क्लॉज जो था, यानी कि विचलन जो प्रावधान था, जिसको कहते हैं विचलन प्रावधान, कि भाई आपको जीडीपी के प्रतिशत में 3% राजकोषीय घाटा रखना था उस समय 2003 में, लेकिन आप विचलन कर सकते थे। एफआरबीएम एक्ट 2003 में केवल 2 तरीके से आप विचलन कर सकते थे, एक तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, और दूसरा आप नेचुरल कैलेमिटी, है ना, नेचुरल कैलेमिटी, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा आने पर, प्राकृतिक आपदा आने पर ही आप विचलन कर सकते थे। दो प्रकार के प्रोविजन ये किए गए थे एफआरबीएम एक्ट 2003 में। लेकिन एफआरबीएम एक्ट में ये नहीं कहा था कि भाई जीडीपी की तुलना में आपको राजकोषीय घाटा तो 3% रखना है, लेकिन अगर मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध हो जाए तो पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो घाटा ज्यादा हो जाएगा। तो एफआरबीएम एक्ट में ये नहीं लिखा था कि कितना, एस्केप क्लॉज भी कितना। तो उन्होंने कहा कि एफआरबीएम एक्ट में तो ये नहीं लिखा गया था, लेकिन एनके सिंह समिति ने कहा कि देखिए हम भी एस्केप क्लॉज का प्रावधान करते हैं। लेकिन एस्केप क्लॉज का प्रावधान उन्होंने थोड़ा मोटे रूप में किया। कैसे किया, एक तो उन्होंने कहा कि एस्केप क्लॉज जो है वो हम आपको देते हैं 0.5% जीडीपी का, 0.5%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इन्होंने कहा कि आपको 2022-23 तक राजकोषीय घाटा 2.5% करना है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना करना है, 2.5। लेकिन मान लीजिए कि अभी जैसे कोविड वाली समस्या आई, तो कोविड वाली समस्या का जो समय, या फिर इसका
इसका 0.5 एस्केप क्लॉज कर सकते हो, या फिर इसका 0.5 एस्केप क्लॉज कर सकते हो, या फिर इसका 0.5 कर सकते हो, या फिर जैसे अभी कोविड आ गया अपना 19-20 और 20-21 वाला समय, ये 2 साल कोविड वाले गए। अब इस कोविड वाले समय में केंद्र सरकार को पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ा। अगर आपने भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जो है वो 7% के आसपास चला गया था, बीच में 4.5% आ गया था। जबकि इन्होंने एनके सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग 2019-20 और 20-21 में कितना रखना था, 3% और कितना रखना था 2.8। लेकिन उन्होंने एनके सिंह कमेटी ने यह भी कहा था कि भाई राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, किसी प्रकार की हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो आपका राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 0.5% बढ़ा सकते हो, है ना, कितना बढ़ा सकते हो, हर एक में 0.5% हम आपको छूट देते हैं, एस्केप क्लॉज करते हैं, हम आपको छूट देते हैं, आप बढ़ा सकते हो अगर। लेकिन वो किन किन मामलों में इन्होंने कहा, इन्होंने मामले थोड़े बड़े कर दिए। कैसे, कितने, कौन कौन से इन्होंने बड़े किए, देखिए उन्होंने कहा कि एस्केप क्लॉज आपको कब मिलेगा, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, जैसे किसी के साथ युद्ध हो जाए, ये उसमें भी लिखा हुआ था, या खेती का असफल हो जाए। देखो इन्होंने एक और लिखा कि कई बार ऐसा होता है कि फसल खराब हो जाती है ना, ये एफआरबीएम एक्ट 2003 में खेती वाला नहीं लिखा हुआ था। एनके सिंह समिति ने कहा कि भाई खेती कभी असफल हो जाए, टिड्डी हमला हो गया अचानक जैसलमेर, बाड़मेर और मान लीजिए पूरा वेस्टर्न राजस्थान जो है पूरा चपेट में आ गया टिड्डी हमले में, तो अब केंद्र सरकार किसानों को मुआवजा देने के लिए उनके अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर कर सकती है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर केंद्र सरकार उनको ज्यादा पैसा दे सकती है। अगर केंद्र सरकार ज्यादा पैसा देगी तो केंद्र सरकार का घाटा होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हो, 0.5 आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हो अगर खेती में भी असफल हो जाते हो, ठीक है ना, जिससे आपके उत्पादन और किसानों की इनकम पर प्रभाव पड़ता हो। या इकोनॉमी में कभी आप संरचनात्मक इकोनॉमी में अगर आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे केंद्र सरकार मान लीजिए कि ये प्लान करे कि हम जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है हम 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब मान लीजिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वगैरह, ये सब बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, रेल के नए डिब्बे, नए कोचेस बनाने में, जिस तरीके से रेलवे में काम हो रहा है, या इंडियन इकोनॉमी में इलेक्ट्रिसिटी के लिए नए प्लांट लगाने हो, एटॉमिक एनर्जी में नए प्लांट लगाने हो, तो केंद्र सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी शामिल करते हैं। अगर आप इस तरीके का इकोनॉमी में किस प्रकार का संरचनात्मक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रकार का चेंजेस करने के लिए जा रहे हो और उसका प्रभाव अगर राजकोषीय घाटे पर पड़ रहा है, तो हम 0.5% की आपको छूट देते हैं। अगर आप कंपेयर करो एफआरबीएम एक्ट 2003 में, तो 2003 में केवल 2 ही लिखे हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी और प्राकृतिक आपदा। लेकिन एनके सिंह समिति ने नेशनल सिक्योरिटी के साथ में खेती वाला मुद्दा भी जोड़ दिया, संरचनात्मक परिवर्तन करना है वो भी जोड़ दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपकी वास्तविक उत्पादन वृद्धि जो है वो पिछले 4 तिमाहियों की औसत से 3% हो, 4 तिमाहियों, जैसे आपका यहां पर प्रोडक्शन जो है, मान लीजिए यहां पर आप जो है 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे थे, है ना, और लेकिन आप पिछले अगर कंटिन्यू 3-3 महीने का अगर और देखा जाए तो आपका प्रोडक्शन जो है वो गिर रहा है, ठीक है ना, यहां पर 100 से 90 हो गए, यहां पर 80 हो गए, यहां पर 70 हो गया और यहां पर 60 पहुंच गया। अगर आपकी इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका जो है टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, आपकी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होगा, आपकी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होगा तो आपकी जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो कि आपका जो उत्पादन है वो लगातार 4 तिमाहियों में गिर रहा है, ठीक है ना, और उसमें जो गिरने की औसत है वो 3% है ना, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब वृद्धि की जो है मतलब बहुत ही, या तो वो बहुत ज्यादा गिर रहा है या उसमें ग्रोथ हो रही है तो वो 3% या उससे कम की ग्रोथ रेट हो रही है, तो ऐसे में भी आप राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकते हैं। वो कितना कर सकते हैं, 0.5%। हो सकता है आपसे एक सवाल आ जाए यहां पर कि एनके सिंह कमेटी के अंतर्गत एस्केप क्लॉज से आप क्या समझते हो। तो एस्केप क्लॉज में ये बताना है कि 2022-23 तक हमें राजकोषीय घाटा तो 2.5% तक लाना है, लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, खेती जो एग्रीकल्चर है उसमें प्रोडक्शन और किसानों की इनकम कम हो जाए, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार करना हो, या फिर वास्तविक उत्पादन वृद्धि जो आपका एक्चुअल जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो 3% या उससे कम रहे लास्ट जो 4 तिमाही है उसमें, तो आप एस्केप क्लॉज के रूप में 0.5% जो है वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हो। ये भी एनके सिंह समिति ने कहा, यानी कि एस्केप क्लॉज को इन्होंने यहां पर बढ़ा कर दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ अगर आगे बढ़े और इन्होंने क्या प्रोविजन किया, उन्होंने एक प्रोविजन कहा कि देखिए
एक इन्होंने बड़ी बात की थी, वो ये की थी कि हमने ये सारे प्रावधान किए, हमने ये सारे प्रोविजन किए, अगर केंद्र सरकार ये प्रोविजन पर काम नहीं करती है, अगर मान लीजिए कि एस्केप क्लॉज 0.5% है और केंद्र सरकार ने तो एस्केप क्लॉज की धज्जियां उड़ा दी और 2% खर्च कर दिया, मान लीजिए, या राजकोषीय घाटा जो है वो 2.5% रखना है 2022-23 तक, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको 7% रख लिया, तो क्या होगा? क्या उसके लिए केंद्र सरकार को जेल में डाल दोगे? नहीं, ऐसा तो प्रावधान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने रिव्यू किया है और ये प्रोविजन लागू हो, अच्छे से लागू हो, इसके लिए आपको एक रिव्यू कमेटी हमेशा आपके पास में होनी चाहिए जो काम करे। तो इन्होंने कहा कि एक राजकोषीय परिषद यानी एक फिस्कल काउंसिल इंडिया में गठित करनी चाहिए। ये भी उन्होंने एनके सिंह कमेटी ने कहा, ये जो राजकोषीय परिषद होगी उसमें एक चेयरमैन होंगे, ठीक है ना, और एक आपके 2 सदस्य होंगे। टोटल ये 3 सदस्यों की क्या होगी, राजकोषीय परिषद होगी, जिसमें एक चेयरमैन होंगे, 2 सदस्य होंगे, जिनका प्रत्येक का जो टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा, वो 4 साल का होगा। 4 साल के लिए आएंगे। ये लोग ऐसे होंगे जिनकी इकोनॉमी में जिनको अच्छी बहुत जानकारी है, ठीक है ना, और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, पुनर्नियुक्ति नहीं करनी है आपको, आप जो है इसके कारण वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि अगर इनकी पुनर्नियुक्ति, तो हो सकता है कि वो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रति उनका झुकाव हो जाए। तो वो कहा कि भाई 3 सदस्यों की आपको क्या करनी है, एक राजकोषीय परिषद भी गठित करनी है जिनमें प्रत्येक का कार्यकाल 4 साल का होगा और उनको पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये राजकोषीय परिषद जो है वो केंद्र सरकार को सलाह देगी कि भाई जीडीपी का 2.5% ही रखना है, उस पर जो भी मतलब जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसी तरीके से एक तरीके की राजकोषीय काउंसिल होगी। ये इंडिपेंडेंट तरीके से ये देखेगी कि केंद्र सरकार वाकई में उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो एफआरबीएम एक्ट में किए गए थे उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो उनको कौन सी सिफारिशें देनी है, क्या है, तो केंद्र सरकार उस पर थोड़ा ध्यान रखकर काम करेगी। तो ये भी उन्होंने बात की राजकोषीय परिषद के गठन करने के बारे में भी, ठीक है ना। राजकोषीय परिषद का क्या काम होगा, इनका काम इन्होंने बताया कि इनका काम है कि जो भी फिस्कल जो भी एजम्पशन है, जो राजकोषीय जो भी पूर्वानुमान है वो लगाना कि 2.5% से ज्यादा बढ़ रहा है तो तुरंत केंद्र सरकार को कह देगी भाई देखिए ये बढ़ रहा है, आप जो है हमने पूर्वानुमान लगा दिया है, ठीक है ना, और उसमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन का सुझाव देना। और जो राजकोषीय आंकड़े जो होते हैं, जैसे जीडीपी परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज कितनी है प्रति व्यक्ति आय, उसको जो मापा गया है उन आंकड़ों में क्वालिटी हो। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का फेरबदल किया गया, गणना की तकनीक कौन सी गणना के आधार पर जो है प्रति व्यक्ति आय निकाली जा रही है, क्या है, तो वो अच्छी क्वालिटी हो, अच्छे नॉर्म्स हो, उसके अकॉर्डिंग निकालना है। किसी प्रकार का विचलन हो रहा है, डेविएशन यानी कि एस्केप क्लॉज आ रहा है, तो एस्केप क्लॉज में भारत सरकार को सुझाव देना कि भाई देखिए टिड्डी हमला हो गया, पैसा खर्च कर सकते हो लेकिन इतना करिए, इससे ज्यादा मत करिए, इससे ज्यादा आप अलॉट करोगे तो फिर राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर किसी प्रकार का बिल जो ये है एफआरबीएम एक्ट, इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें कैसे सुधार करना है, सुधार करने पर भी केंद्र सरकार को सलाह देने की बात इस समिति द्वारा की गई है। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि एफआरबीएम एक्ट की रिव्यू कमेटी द्वारा सुझाई गई राजकोषीय परिषद समिति से आप क्या समझते हो, राजकोषीय जो परिषद समिति उसके क्या काम है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा इंग्लिश में भी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिस्कल काउंसिल के बारे में भी उन्होंने ये सारी बातें की है कि आपको एक तो डेटा क्वालिटी वाला तैयार करना है, जो आपका फिस्कल जो भी घाटा हो रहा है उसका अनुमान लगाना है और सरकार को उस पर सजा भी देना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हो, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कैसे उधार लेती है, आपने देखा होगा कि जब भी केंद्र सरकार को घाटा होता है ना, डेफिसिट होता है, जब भी केंद्र सरकार को घाटा होता है, डेफिसिट होता है, तो भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार आरबीआई को कहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि भाई देखिए हमें मान लीजिए हमें जो है 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, एग्जाम्पल के रूप में 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो आरबीआई को, भारत सरकार ने किसको कहा, आरबीआई को, तो आरबीआई क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के नाम से ट्रेजरी बिल्स, या तो ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको आप जीसैक कहते हो, सरकारी प्रतिभूति जो है वो ओपन मार्केट में लेकर आती है, ठीक है ना। और ओपन मार्केट में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है, बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, वो सरकारी प्रतिभूतियों को या ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं, और जब वो खरीदते हैं भारत सरकार के नाम से होती है तो ऑब्वियसली ये काफी सिक्योर माने जाते हैं क्योंकि उनका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। तो इनको एक तरीके का ये जो मान लीजिए कि जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो वो कहेगी कि भाई मैं लोगों को लोन में देने से अच्छा है कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूति खरीद लूं। तो उन्होंने 500 करोड़ की इन्होंने खरीद ली, ये 500 करोड़ आरबीआई भारत सरकार को दे देती है,
लेकिन ये टाइम होता है, ये फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर 2 साल की है तो 2 साल में केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा और एसबीआई को पैसा देना पड़ेगा, वो डिस्काउंट पर होती है, ठीक है ना, बट्टे पर होती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो आप पैसा इस तरीके से आरबीआई के नाम से जो है, मतलब भारत सरकार के नाम से जो आरबीआई जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है और भारत सरकार को पैसा मिलता है, तो वो तो ठीक है, वो मतलब आप ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन आप आरबीआई से प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का उधार नहीं लोगे। उन्होंने आरबीआई से प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इस तरीके से कि आरबीआई का सरप्लस पड़ा है और आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम पर लेके आइए, वो ठीक है, लेकिन सीधा सीधा कि भाई आरबीआई हाँ जी आप सीधा लोन दे सकते हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सीधी जारी किए बिना, तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा आपको काम नहीं करना है, ये इन्होंने ध्यान है। फिर आप उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने कहा कुछ कंडीशन अगर आपकी खराब हो जाए तब आप आरबीआई से सीधा लोन ले सकते हो। उन्होंने कहा कि जब आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से भी अगर आपको पैसा जितना चाहिए उतना नहीं मिला, सरकार ने कहा कि 1000 करोड़ चाहिए लेकिन बाजार से 1000 करोड़ नहीं मिला, तो फिर आप मान लीजिए 700 करोड़ ही मिला, 300 करोड़ रुपए और चाहिए, अगर आप ये पैसा अगर आपको नहीं मिलता तब आरबीआई से आप सीधा लोन ले सकते हो कि भाई देखिए 300 करोड़ रुपए आप ही दे दीजिए लोन, ठीक है ना। तो अगर आपकी अगर वो वाली इनकम अगर आपको नहीं प्राप्त होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से या ट्रेजरी बिल से तो आप ले सकते हो। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आपके जो टारगेट होते हैं, टारगेट को अचीव करने में अगर आपको किसी प्रकार का एस्केप क्लॉज लेना यूज करना पड़ जाए, जैसे वॉर हो गया, वॉर के समय आरबीआई से अगर आप लोन लेना चाहते हो आप ले सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा कि आप लोन ले सकते हो, लेकिन आरबीआई से इन कंडीशन को छोड़कर सीधा आप लोन नहीं ले सकते हैं। ये भी आपके एनके सिंह कमेटी ने कहा था, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये थी आज हमारी क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी। और मैं अभी सवाल बना के आपको बता देता हूं कि सवाल क्या क्या आएंगे। अनअकैडमी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोड है, इस कोड को अप्लाई करने से फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको एक तो एफआरबीएम एक्ट जो मैंने अभी पढ़ाया वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और एनके सिंह कमेटी की जो सिफारिश है जो मैंने बताई वो आपको अभी सेंड करने वाला इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। प्लस पर जुड़ सकते हैं, हमारी एथिक्स अभी चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं पूरे 10 कोड के थ्रू। अब सर इससे सवाल कैसे बनेंगे, सवाल कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल आ सकता है इस तरीके का, और आपको रेडी रहना है कि एफआरबीएम एक्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। एफआरबीएम एक्ट जो है 2003 क्यों लाया गया? वे सोचने वाले तो सवाल आएंगे, तो आपको वो सारी मोटी मोटी बातें आपको बतानी है, ठीक है ना। दूसरा आपसे पूछे कि एफआरबीएम एक्ट जो है, एफआरबीएम एक्ट 2003, उसके जो मेन फीचर्स है, ठीक है ना, जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, एफआरबीएम एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या, तो आपको कम से कम 8-9 पॉइंट्स तो है ही है, वो आपको बताने हैं एफआरबीएम एक्ट में मुख्य क्या विशेषता है। फिर आपसे पूछा जाए कि मध्यावधि जो, या तो एक से आपसे ये पूछा जा सकता है कि एफआरबीएम एक्ट के तहत, तीसरा सवाल आ सकता है कि एफआरबीएम जो एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट के तहत कौन कौन से जो आपके रिपोर्ट्स हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आप कह सकते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी की जाती है, तो उन 3 रिपोर्ट्स का जरूर उल्लेख करें। मध्यावधि समीक्षा वाली जो मैंने आपको बताई थी, राजकोषीय नीति विवरणात्मक उपाय जो है, ये आपको बतानी है, ठीक है ना, ये आपको बतानी है क्योंकि ये सवाल यूपीएससी में आ चुका है, अगले 1-2 साल पहले आया था, तो आपको बतानी है। और उनमें कौन कौन, जैसे एक सवाल आ गया कि ये आ गया एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत मध्यावधि समीक्षा से आप क्या समझते हो, मिड टर्म जो रिव्यू होता है, समीक्षा से आप क्या समझते हो, तो आप ये तो लिख लोगे कि भाई एफआरबीएम एक्ट 2003 में ये प्रावधान किया गया था कि इंडियन इकोनॉमी में जो है बजट पारित किया गया उसकी मध्यावधि समीक्षा की जाएगी, है ना, हर एक त्रैमासिक में, तो वो फिर उसको 6 मासिक कर दिया गया था, 6 महीने का। तो मध्यावधि समीक्षा में क्या क्या, किन किन फैक्टर्स की समीक्षा की जाती है वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है डेविएशन का पता लगाने में। फिर आपको एक से एक सवाल आ सकता है कि एफआरबीएम एक्ट 2003 जो है अपने लक्ष्य प्राप्त क्यों नहीं कर पाया, तो वो 2008 की घटना जो मैंने आपको बातों बातों में बताई थी वो थोड़ी बताइएगा कि लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर पाया। फिर आ सकता है कि एफआरबीएम एक्ट में जो समीक्षा समिति गठित की गई थी, यानी कि एनके सिंह समिति जो थी, एनके सिंह समिति की जो रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिशें थी, है ना, सिफारिशों को लिखिए, जो रिव्यू कमेटी थी। और एक सवाल आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एस्केप क्लॉज से आप क्या समझते हो, है ना, एस्केप क्लॉज से आप क्या समझते हो, यानी कि लक्ष्य में विचलन, हिंदी में कहेंगे कि लक्ष्य में विचलन से आप क्या समझते हो।
तो आपको बताना है कि भाई एफआरबीएम एक्ट में भी प्रावधान था और एनकेसिंग कमेटी में भी जो है विचलन के बारे में प्रावधान किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपके काम आता है राजकोषीय नीति में भी, फिस्कल पॉलिसी में भी ये आपके काम आ जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में फिस्कल पॉलिसी भी लिखा गया है। आई होप आपके ये जो है आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से अपन कल भी मिलेंगे। कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा क्लास के बारे में। अनअकैडमी पर जुड़िए और आप यहाँ पर फायदा उठाइए। ये बहुत सारी फैसिलिटीज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। दोनों मीडियम में सारी क्लासेज वगैरह हो रही है। हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी तो वही है जो प्री वाली थी, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, वही वहीं से कवर। मैं प्लस पर हो तो मैं उसके नोट्स दे दूंगा जो नए लोग जुड़े, नए लड़के जुड़े, पुराने वाले के पास में तो है, नए को सेंड कर दूंगा। पबेड की आरबीएससी की 11th और 12th की किताब पढ़नी है। एक पबेड के लिए 11th और 12th की राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, लोक प्रशासन की, बड़ी शानदार किताब है, हिंदी मीडियम में। और उसके साथ में एक मैंने किताब सजेस्ट की थी, राजकुमार कसवा जी की किताब आती है, वो बस इतना खूब है पबेड की, राजकुमार कसवा जी है ना। ये अपने पास में रखिए और इसको पढ़िए और अच्छा खासा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 11th और 12th की जो पबेड की किताब है ये पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें आपके टॉपिक जो सिलेक्टेड है, क्योंकि इसमें से ही सवाल आ रहे हैं तो वो पढ़नी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मैंने ट्रांसलेट करके नोट्स बना दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी मीडियम में तो सीधा सीधा है तो नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। इंग्लिश मीडियम में ये पबेड की किताबें केवल हिंदी में ही आती है, तो फिर मैंने उनको नोट्स बनवा दिए थे, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्लास हुई थी, उसमें 7-8 टॉपिक हमने किए थे एथिक्स के। तो चलिए, आप सभी के धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।